जिसके पास ऊर्जा है वही आगे बढ़ता है, चाहे जीवन हो या भौतिकी। आज समझेंगे कार, ऊर्जा और शक्ति। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? दिस इज योर कृष्णा भैया एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर पढ़ना। और हाँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपसे प्रॉमिस करता हूं यार, कि अगर अभी तक आपने जहां भी ये चैप्टर पढ़ा है, बहुत कुछ सारा गलत पढ़ा होगा, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अगर आज ये पूरी वीडियो देख लिए तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, आपका कोई भी एग्जाम हो, कोई भी आप एग्जाम दे, हर एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा, हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट फंसेगा, मैं प्रॉमिस आपसे करता हूं। तो आज का जो वीडियो है, क्लास 9 का चैप्टर गन शॉट कंप्लीट खत्म करने वाले हैं। वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार, ऊर्जा और शक्ति। चैप्टर का ही नाम है और हमारे अंदर एनर्जी भरपूर होनी चाहिए। एनर्जी को भरपूर बनाने के लिए एक आपको मोटिवेशन लाइन सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार बदलता है, वही संसार बदलता है। रातों से जंग जीती हो जिसने, रातों से जंग जीती हो जिसने, वही तो यार सूर्य बन के चमकता है, वही तो यार सूर्य बन के चमकता है। तो अब बढ़ेंगे वीडियो में आगे, एक एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से, मजेदार तरीके से, एकदम हलवे के तरीके से समझते हैं। बढ़े आगे, ठीक है। तो देखिए, अब यहां पे हम समझते हैं सबसे पहले कार। अगर हम कार को समझने से पहले एक चीज हम यहां पे क्लियर कर दूं। देखिए, जैसे मान लो कि हम क्या करते हैं, पूरा दिन किताब लेकर बैठे रहते हैं, थक भी जाते हैं तब भी किताब लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन क्या यार सच में आपने कार किया? क्या आपने सच में कार किया? कभी सोचा है? नहीं किया ना। मतलब क्या आपको लगता है कि मैंने कार किया? लगता है? तो इसका मतलब उस समय आप कार नहीं करते। अभी बताता हूँ, ठीक है। मान लो कि आप कुछ सोच रहे हैं, 1 घंटे सोच रहे हैं, या आप कुछ किताब रीडिंग कर रहे हैं, 1 घंटे रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। या मान सकते हैं कि आप गॉसिप कर रहे हैं, गॉसिप 1 घंटे से गॉसिप कर रहे हैं, 4-5 फ्रेंड मिला लिए, 4-5 लड़कियां आ गए, लड़के आ गए, मिल के एकदम बात गॉसिप मार रहे हैं, गॉसिप मार रहे हैं। क्या आपने कुछ कार किया? कार किया? आप उस टाइम कार किया, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में आपने कार नहीं किया, फिजिक्स की लैंग्वेज में आपने कार नहीं किया। तो उसी को यार यहाँ पे आप एकदम समझने वाले हैं, ध्यान से समझना। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा कार के बारे में हम समझ लेते हैं। फिजिक्स में क्या होता है कि अगर हम समझे वर्क, वर्क मतलब कार, क्योंकि वर्क क्या है, कार क्या है, इसको पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। अभी मैंने बताया कि आप कुछ भी कर रहे हैं, 1 घंटे सोच रहे हैं, 1 घंटे से किताब लेकर पढ़ रहे हैं, क्या आपने कार किया? इन फिजिक्स में, फिजिक्स के में वो आपने कार नहीं किया, लेकिन आप उस टाइम कार कर रहे हैं, ठीक है। मान ले आपके पापा बैठे हैं, 1 घंटे से लैपटॉप चला रहे हैं, कि चैटिंग कर रहे हैं, मतलब कि 1 घंटे से बैठ के लैपटॉप चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आपने पापा से कहा कि पापा आपने काम नहीं किया, जीरो आपका काम है। तो पापा मारे धड़ाक से एक मारे, अरे तो आप बोलना पापा आप फिजिक्स में के अकॉर्डिंग आपने कार्य नहीं किया। अब समझते हैं, अभी समझेंगे कैसे नहीं किया कार्य। देखो, कार का मतलब क्या है? क्या है? कार्य तब किया हुआ कहा जाता है जब एक बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न करता है। मतलब कार्य तब माना जाएगा कि अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उसी बल की दिशा में ही विस्थापन भी होना चाहिए। मान लो एक लड़का आया, एक पत्थर रखा यहाँ पे, ठीक है, एक पत्थर रखा, उसको कब से बेचारा परेशान है, उसको आगे मूव कराना चाहता है, लेकिन ये पत्थर आगे की ओर टसमस नहीं हो रहा, आगे जा ही नहीं रहा, ये आगे मूव ही नहीं कर रहा है। बल तो लगा रहा है बंदा, बल तो लगा रहा है, लेकिन ये आगे जा ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्य इसका क्या हो जाएगा? इसका कार्य 0 हो जाएगा। और मान लो फिर एक लड़का और आया अपना ताकत दिखाने के लिए, भैया मेरे बैक साइड, मेरे पीठ पे रखो ये पत्थर, मैं लेकर आगे भागता चला जाऊंगा। अब जैसे इसकी पीठ पे पत्थर रख दिया, बेचारा एकदम झुक गया, अरे मम्मी 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 बचाओ, मम्मी बचाओ, ऐसे याद करने लगा। अब पत्थर रखा, बेचारा रख के थामा बल लगा रहा है, लेकिन आगे जा ही नहीं पा रहा है। तो यार, तो पत्थर तो रखा है अपने ऊपर, बट इसका हालत तो देखो, बेचारा कैसे झुक गया। तो लेकिन ये आगे जा नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन, कार क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ये आगे जा ही नहीं रहा है ना। क्या हो जाएगा? कार यहाँ भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि यार कार कुछ हो नहीं रहा है, सब कुछ कार यहाँ पे 0 हो रहा है। मतलब कि कार तभी 0 होगा जब आप वहां पे विस्थापन नहीं होगा, वस्तु का, ऑब्जेक्ट का मूविंग नहीं होगा, तो वहां पे वर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो अभी ये ऑब्जेक्ट मैंने लिखा है, यहाँ पे बोल सकते हैं पुशिंग अ ह्यूज रॉक, मतलब पुशिंग अ ह्यूज रॉक है,
पर्सन पुशिंग आ ह्यूज रॉक है, डज नॉट मूव नहीं कर रहा है, पर्सन एक्सॉस्टेड बट नो डिस्प्लेसमेंट नो वर्क डन, मतलब कि इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई विस्थापन ही नहीं है यार, कोई आगे जा ही नहीं रहा है, वहीं पे रुका है, नो डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इज जीरो। यहाँ भी ऑब्जेक्ट अपने ऊपर रखकर खड़ा है ए पर्सन, ए व्यक्ति, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट ए आगे जा ही नहीं रहा है, मूव कर नहीं रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, जीरो, क्योंकि विस्थापन कुछ नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे कुछ नहीं हो रहा है, बस लेकर खड़ा है खड़ा है खड़ा है, बस क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम कुछ उदाहरण समझ लेते हैं, एग्जाम्पल कि हम अगर कार करते हैं तो उसके कुछ एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। जैसे धक्का देकर कार को आगे बढ़ाना, पहला उदाहरण। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को या मतलब कार को धक्का देकर आगे बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे आप कार कर रहे हैं। दूसरा, बैग उठाकर ऊपर ले जा रहे हैं, बैग उठाकर ऊपर ले जा रहे हैं, वहाँ भी आप काम कर रहे हैं, क्योंकि बल तो लगाए, बैग उठाए, फिर उसके बाद आगे की ओर मूव करे, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। तीरंदाज का तीर छोड़ना, पहले बल लगा के तीर को खींचा फिर छोड़ दिया, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, दोनों हुआ, इसका मतलब वहां पे कार्य हो रहा है। तो अब यहाँ पे भैया एक आ गए मिंकू, एक आ गए टिंकू, है ना। तो देखो मिंकू का क्या गया, मैंने इनको एक ऑब्जेक्ट दिया यार कि भैया मैं तुम्हें एक ऑब्जेक्ट देता हूँ, बड़ा सा बॉक्स, तुम इसको ठेल के ढकेल के बल लगा के इस दिशा में इसको मूव करो। तो बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, और ये ऑब्जेक्ट इस दिशा में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, खिसक रहा है, मूव कर रहा है। तो क्या बोला, पुशिंग एन ऑब्जेक्ट मूव्स, मतलब जब आप ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, मूव करने लगा। तो यहाँ पे आप भाई मिंकू तो खुश, मैंने बल लगाया, मैंने कार किया, भाई बल लगा के मैंने कार किया, क्योंकि मैंने उस ऑब्जेक्ट को खिसका दिया ऐसे बोलने लगा। तो पुशिंग एन ऑब्जेक्ट मूव्स, मतलब कि वस्तु को धक्का देकर उसको गति में लाना। ठीक, अगला टिंकू भैया आ गए, उनको दे दिए गए एक ट्रॉली बैग, कहते भाई बाहर से आ रहे हैं कि यार भाई मैं शहर से आ रहा हूँ, मैंने एक ट्रॉली बैग खरीदा, गांव में आए दिखाने लगे, और टिंकू मैं खींच रहा हूँ, आजा टिंकू देखता हूँ। देखो क्या बोला, पुलिंग अ ट्रॉली मूव्स, जैसे टिंकू ने ट्रॉली को पकड़ा, अपना ट्रॉली बैग, कैरी बैग जिसको ट्रॉली बैग बोलते हैं, जो खींचते हैं ना, एक लगी रहती है, तो खींचते हैं तो ये आगे की ओर मूव कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने पहले इस पे बल लगाया, ठीक, तो अब जब बल लगाया खींचे तो ये आगे की ओर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, पुलिंग अ ट्रॉली मूव्स, मतलब कि ट्रॉली बैग को खींचने से वो आगे की ओर मूव करने लगती है, आगे की ओर चलने लगती है। तो यहाँ पे इस टिंकू भैया ने कार किया, खुद से भाई मैंने कार कर रहा हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यार हम कार करते हैं, जो मैं वर्क करता हूँ, उसकी कुछ ना कुछ यार कंडीशन भी तो होती है, शर्तें भी तो होनी चाहिए। हाँ भैया, उसकी भी शर्तें हैं, कंडीशन फॉर वर्क। तो देखो, बल लगाया जाए, मतलब अगर कार्य आप चाहते हैं करना तो पहले बल लगाओ। फोर्स इज अप्लाइड एन ऑब्जेक्ट, मतलब उस ऑब्जेक्ट पे पहले बल लगाओ। दूसरा शर्त क्या होनी चाहिए, विस्थापन हो। ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट, तो वहां पे विस्थापन हो। तीसरी शर्त क्या है कि विस्थापन बल के लंबवत ना हो। भैया अगर विस्थापन इधर है, बल इधर लग रहा है, तो यहाँ पर लंबवत बना 90 डिग्री, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशन में जीरो हो जाता है कार्य। ठीक है, तो अब देखो, विस्थापन बल के लंबवत नहीं होना चाहिए। ये तीन शर्तें याद रखना कि यार मैं अगर कार्य चाहता हूं करना तो पहले चीज बल लगाओ, उस चीज को विस्थापन हो, उसका विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट हो, आगे की ओर मूव करे बॉडी। और तीसरा विस्थापन, मतलब विस्थापन बल के लंबवत ना हो। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि फॉर्मूला टू कैलकुलेट वर्क, मतलब कि अगर हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला, मतलब हम वर्क के फॉर्मूले को कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखना कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक कार की एक डिफिनीशन है, मतलब कार की भी एक परिभाषा बनेगी। किसी पिंड को गतिमान करने में किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में पिंड के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो सूत्र क्या होगा, W बराबर F इंटू यस। यफ है बल, यस है विस्थापन, मतलब डिस्प्लेसमेंट। इसको यहाँ पे हम D भी रख सकते हैं, कोई गलत नहीं होता। ठीक है, किसी किसी बुक में यस दिया रहता है, किसी में D। तो क्या कहा कि किसी पिंड को गतिमान करने में, मान लो कोई पिंड है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट, ये बल लगाकर यहाँ से लगाया बल, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे बल लगाया और ऑब्जेक्ट यहाँ खिसक के आ गया, यहाँ खिसक के आ गया, मतलब कि वो पहले स्थिर था, फिर बल लगा के उसको ठेल दिए, उसको आगे फेंक दिए, तो गतिमान हो गया कि नहीं। तो गतिमान करने में जो कार्य किया जाता है वह बल तथा बल की दिशा में पिंड के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो मतलब बल तथा विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। और कार्य क्या है, पहला पॉइंट, यह एक अदिश राशि है,
मतलब अदिश राशि क्या, इसका दिशा तो होगा लेकिन परिमाण नहीं होता। दूसरा मात्रक क्या है, जूल, और एक मात्रक और लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन विस्थापन मात्रक मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर भी होगा। एक और दूसरा मात्रक होता है बहुत छोटा, जिसको बोलते हैं कार का सबसे छोटा मात्रक अर्घ है, जो अब हमारी एनसीईआरटी में नहीं है अभी मेंशन, ठीक है। तो कार का एक छोटा मात्रक अर्घ होता है, और हम जानेंगे कि 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्घ होता है। 1 जूल बराबर कितने अर्घ, 10 की पावर 7 अर्घ। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, बल लगा के आगे विस्थापित कर दिया, डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर हो गया, मतलब कि बल भी इसी दिशा में और इसी दिशा में विस्थापन, तो दोनों एक ही दिशा में है, इसका मतलब कार्य हो रहा है। जहां पे W क्या होगा, कार्य, और बल को क्या कहेंगे, बल को मतलब F को बल कहेंगे, और S क्या है, एक विस्थापन, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये आप सूत्र याद रखना, यहाँ पे एक पूरी कार की मेरी परिभाषा बनती है। कार किसे कहते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि देखो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया है, एक क्वेश्चन देखो, कह रहा है बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करो। सबसे पहले एक मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से बल लगाया 7 न्यूटन का, आगे ठेल दिया, उधर चला गया, तो यहाँ पे मुझे क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है बल, यह बराबर कितना लग रहा है, 7 न्यूटन का बल, और डिस्प्लेसमेंट मतलब यस कितना ले रहा है, 10 डिस्प्लेसमेंट, यही क्या होता है, यही डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यस कितना है, 10 मीटर आगे ऑब्जेक्ट खिसक के उसी दिशा में चला गया, आगे खिसक गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना 10, कार्य बताना है, W का मान ज्ञात करना, सूत्र बताओ, W बराबर, अभी मैंने पढ़ा F इंटू यस, तो W बराबर F का मान कितना है 7, और यस डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10, तो 7 दामा 70, तो W बराबर कितना है 70, और कार्य का मात्रक अभी मैंने पढ़ा जूल, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मात्रक लिखना ना भूलना, क्योंकि मात्रक से क्वेश्चन यहाँ पे नंबर कटते हैं भाई, मात्रक लिखना ना भूलना। क्लियर हुआ क्वेश्चन, आगे देखते हैं। अब देखिए मान लो कि जो बल है यार, कि कुछ ऐसे मान लो कि मैंने कुछ ऑब्जेक्ट को ठेला, वो बल की दिशा में, एक ही दिशा में, जिस दिशा में बल लगा उसी दिशा में ऑब्जेक्ट गया। मान लो कि 3 केसेस ऐसे बनेंगे, कुछ केस ऐसे बनेंगे, बल आप जो दूसरी दिशा में लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट दूसरी दिशा में जा रहा है, और ऑब्जेक्ट चाहते हैं आगे की ओर खींचना, बल पीछे की ओर लग रहा है। तो ऐसे 3 केस बनेंगे जिनको हम यहाँ पे समझते हैं। केस नंबर 1 क्या है, देखिए, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में, तो मतलब देखो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे बल लगाया जा रहा है, इसी दिशा में बल लग रहा है, और इसी दिशा में ये ऑब्जेक्ट खिसक के आगे आया, और इसी दिशा में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब यस इसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो, तो W बराबर F इंटू यस, तो यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा आपका धनात्मक, क्यों, थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे रखेंगे 0, क्योंकि यहाँ पे बल इसी दिशा में लग रहा है, और बल भी इसी दिशा में लगा, और विस्थापन भी इसी दिशा में हुआ, तो एक समांतर दिशा, मतलब एक ही दिशा में है, बल भी इसी दिशा में लगा, और भाई डिस्प्लेसमेंट भी इसी दिशा में हुआ, एक ही दिशा में, समांतर दिशा में, तो थीटा बराबर क्या रखते हैं 0। तो यहाँ पे जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो वहां पे कार्य धनात्मक होगा, लेकिन यहाँ पे कार्य कैसा लेंगे, धनात्मक, पॉजिटिव लेंगे। भाई थीटा इसलिए 0 बनेगा क्योंकि एक ही दिशा में बल भी है और एक ही दिशा में क्या है, विस्थापन भी है, इसलिए समांतर दिशा, इसलिए थीटा बराबर 0 बनेगा। लेकिन यहाँ पे कार्य जो हम लोग बताएंगे हो रहा है वह धनात्मक हो रहा है, क्योंकि एक ही दिशा में बॉडी मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट जा रहा है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या है, केस नंबर 2 क्या है, जब बल और विस्थापन लंबवत हो, तो लंबवत के केस में हम लोग थीटा बराबर क्या लेंगे, 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो जैसे एक ऑब्जेक्ट है, बल लग रहा है नीचे की ओर, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे मूव कर रहा है, आगे की ओर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट इधर है और ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, और बल कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। तो बताओ ये समकोण त्रिभुज बना, समकोण में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो जब भी 90 डिग्री थीटा बने तो यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। कैसे आएगा 0, क्योंकि 0 कार्य होगा कैसे, देखो एक सूत्र होता है, जैसे मान लो कि भाई एक कार इधर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक, और इधर डिस्प्लेसमेंट है, और बल जो लग रहा है इधर थोड़ा सा ऐसे बल लग रहा है इधर, क्योंकि एक ट्रॉली बैग आता है, जब हम ट्रॉली बैग को खींचते हैं आगे की ओर जाते हैं लेके, अब ट्रॉली बैग थोड़ा उठा रहता है तो वहाँ पे एंगल टाइप का बनता है थीटा। तो यहीं से निकल के आता है W बराबर F इंटू डी, मतलब F इंटू यस, क्योंकि यस ले रहे हैं तो F इंटू यस कॉस
थीटा, जो कि हम लोग के क्लास 11 का टॉपिक है, क्लास 11 में पढ़ते हैं। तो एफ इंटू कॉस थीटा आता है, जब थीटा के स्थान पे रखूंगा एफ इंटू कॉस थीटा आएगा, जब रखूंगा तो उसके स्थान पे कॉस यहाँ पे 90, जब 90 कॉस 90 का मान 0, इसलिए वर्क डन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस टॉपिक को हम अच्छे से क्लास 11 में पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे है नहीं एनसीईआरटी में। तो अब उसके बाद क्या, सिर्फ यही जानो कि आपके स्टूडेंट में जब बल और विस्थापन लंबवत हो तो वर्क डन क्या होगा, आपका 0 होगा, क्योंकि उनके बीच 90 डिग्री बनेगा, और जहाँ भी 90 डिग्री बनेगा तो जान लो वहाँ पे कार्य क्या हो रहा है भैया, 0 हो रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, ध्यान से समझ लेना। क्लियर हुआ केस नंबर 2। आगे बढ़ता हूँ। अगला है केस नंबर 3, क्या है, जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो थीटा बराबर क्या रखेंगे, 180। जैसे देखो, मान लो कि एक बल इधर लगा रहे हो भाई, बल लगा रहे हो, और विस्थापन इधर हो रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं विस्थापन इधर हो रहा है लेकिन बल इधर लग रहा है भाई, खिसक रहा है ना। अभी इस पे भी देखेंगे एग्जांपल, देखो तो यहाँ पे कितने डिग्री एंगल बनेगा, इस बीचों बीच में पूरी लाइन पे कितने डिग्री एंगल बनेगा, 180 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर 180। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक दूसरे के विपरीत है, तो कार्य कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ऋणात्मक कार्य हो जाएगा, निगेटिव वर्क हो जाएगा, निगेटिव, इसलिए W बराबर माइनस एफ इंटू यस रखा गया है। जैसे यहाँ पे देखो, बल इधर लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट बल लगा के ऑब्जेक्ट को मूव कराए, आगे आ गया बल, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस दिशा में हो रहा है, देखो इस दिशा में हो रहा है नहीं, यस किस दिशा में, इस दिशा में, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, विस्थापन, ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा हटाते हैं, विस्थापन, तो विस्थापन क्या हुआ, इस दिशा में हुआ, बल तो इस दिशा में लगा, बल इस दिशा में लगा लेकिन विस्थापन इस दिशा में, तो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तीनों केसेस। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, पहले यहाँ पे ध्यान समझना, पहले मैं बताऊंगा नहीं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है, यहाँ पे क्या बोला है कि नीचे दिए गए हर केस में एक वस्तु जिसका द्रव्यमान यम है उस पर बल यफ लग रहा है, विस्थापन की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर है, जिसे लंबे तीर से दिखाया गया है। डायग्राम को ध्यान से देखें और बताएं कि बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक, धनात्मक, 0। तो इस डायग्राम को आप डायग्राम मेरे पास ए है, डायग्राम बी, डायग्राम सी, आपको पहले से ध्यान से इसको देखना है। बताओ डायग्राम ए में कार्य क्या हो रहा है, धनात्मक ऋणात्मक 0, बी में क्या हो रहा है, धनात्मक ऋणात्मक 0, सी में क्या हो रहा है, धनात्मक ऋणात्मक 0। तो इसको आप कमेंट में जरूर बताना, कमेंट में जरूर बताना, कमेंट में जरूर बताना कि यहाँ पे किस में, पहले कमेंट आप कर दो कि इसमें, अभी मैंने कंसेप्ट बताया ना कि किस केस में क्या होगा, किस केस में मेरे पास कार्य 0 होगा, किस केस में कार्य धनात्मक, किस केस में ऋणात्मक। तो आप समझते हैं, कमेंट में बता दिए ना। तो देखो समझते हैं क्या हुआ कि यहाँ पे मेरे पास देखो बल ऊपर लग रहा है, और इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर हो रहा है कि नहीं। तो इस केस में क्या हुआ, मेरे पास बल ऊपर लगा ना, और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ ना, तो बीचों में कितने डिग्री एंगल बना, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनता है तो कार्य कैसा होता है, अभी देखा था मैंने, दिखाओ पीछे, यहाँ पे देखो जरा, देखो इसको बना के दिखाते हैं, अभी पीछे दिखाता हूँ मैं तुम्हें। यहाँ पे देखो 90 डिग्री बना था, तो कार्य क्या हो रहा था, 0 हो रहा था कि नहीं, 90 डिग्री केस में ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा तो कार्य यहाँ पे फर्स्ट ए में 0 हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा देखो बी वाला, देखो बल भी इसी दिशा में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी दिशा में हो रहा है, तो यहाँ पे कार्य कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब धनात्मक हो जाएगा, कि एक ही दिशा में है, एक ही, जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में ऑब्जेक्ट मतलब बॉडी मूव कर रही है, तो धनात्मक हो जाएगा, कार्य पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरा देखो सी क्या कह रहा है, बल तो भैया लग रहा है इधर और ऑब्जेक्ट जो है इधर है, मतलब विस्थापन इधर है, तो एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पे कार्य कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, देखने के बाद समझ में आया। अभी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसी पे मैंने न्यूमेरिकल ले लिया, क्वेश्चन क्लियर हुआ। आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक अगला क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन भरपूर करेंगे यार, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल करते हैं तब अच्छे से फिजिक्स समझ में आती है, मजा आता है। तो एनसीईआरटी का मैंने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है एक टेबल के बिंदु ए पर 5 किलोग्राम का द्रव्यमान की एक वस्तु है, इसे बिंदु बी पर ले जाया जाता है। अगर ए और बी को जोड़ने वाली लाइन
क्षैतिज है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? अपने जवाब को समझाएं। सबसे पहले समझो, मेरे पास एक क्षैतिज लाइन है, यहाँ पे मैंने एक 5 किलोग्राम की एक ऑब्जेक्ट रखा है, 5 किलोग्राम। जैसे मैंने इस पे बल लगाया तो ये बल लगाया तो देखो ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ पे चला है कि नहीं। अभी मैं यहाँ पे कार्य क्या कर रहा हूँ, देखो जरा, बल लगाया लेकिन बल लगा के इस ऑब्जेक्ट को मूव करा दिया उधर, तो क्या दिख रहा है कि यार ऑब्जेक्ट मूव कर गया कि नहीं। तो यहाँ पे कार्य आपने कार्य किया, लेकिन यहाँ पे देखो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा इस वस्तु पर किया गया कार्य जीरो भैया, जीरो रीजन समझो, रीजन यहाँ पे जीरो कहे हो रहा है। भले भाई मैंने ऑब्जेक्ट को 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट था, टेबल पे रखा था, खिसका के बल लगा के आगे की ओर बिंदु ए पे रखा, बिंदु बी पे भेज दिया, तो बल लगाया कि नहीं। जब भाई बल लगाया, ऑब्जेक्ट मूव किया, तो मैंने कार्य किया यार, कार्य किया कि नहीं, मैं किया ना, लेकिन आपका कार्य जीरो क्यों आ रहा है यार, जीरो क्यों आ रहा है? रीजन बताऊं, देखो यहां पे ए बात पॉइंट था मेन कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। सोचो अगर ये ऑब्जेक्ट था तो भाई बल जो लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है? नीचे की ओर, अपनी ओर गुरुत्व ग्रेविटेशन फोर्स जो नीचे की ओर ऑब्जेक्ट को खींचता है ना, अपनी नीचे की ओर खींचेगा, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है तो बल नीचे की ओर भी लगता है, गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लगता है। जब नीचे की ओर बल खींचेगा, इस ऑब्जेक्ट को खींचेगा और विस्थापन इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट देखो कितने डिग्री का बन रहा है दोनों समकोण में, 90 डिग्री ना, तो बना 90 डिग्री, इसीलिए कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा इस वस्तु पर कार्य जीरो होगा। अगर बिना गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे पॉइंट ना ऐड किया होता कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या है, अगर ये पॉइंट ना ऐड किया होता तो वहां पे आपका कार्य जीरो ना होता, मतलब आपने वहां पे कार्य किया। लेकिन जैसे पॉइंट ट्विस्ट है इसमें कि जैसे इसमें गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य पूछ लिया, वैसे आपका जीरो। तो यहां पे समझाना यही था कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा इस वस्तु पर किया गया कार्य जीरो। रीजन क्या है, कारण क्या है? कारण ए है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण बल लंबवत नीचे की ओर कार्य करता है, क्योंकि भाई बल लंबवत नीचे की ओर कार्य करेगा और विस्थापन इधर हो रहा है, तो सिंपल सा 90 डिग्री बनेगा। और दूसरा पॉइंट क्या बताना, वस्तु का विस्थापन क्षैतिज है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है इधर है, वस्तु का विस्थापन क्षैतिज है, इधर डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों रीजन मैंने बता दिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या है कि एक कूली अपने सिर पर बैग लेकर जब समतल सतह पर चलता है तो वह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य नहीं करता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है वो एक कूली है खड़ा, ठीक है। तो अगर एक कूली मान लो यहाँ पे खड़ा है, सबसे पहले अगर कूली यहाँ पे खड़ा है तो बल लग रहा है, तो नीचे इसके पृथ्वी के नीचे बल लग रहा होगा जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है, ठीक। अब मान लो जैसे प्लेटफॉर्म पे देखते हैं कूली रहता है, सामान लेकर जाता रहता है कि नहीं। तो अब एक कूली यहाँ पे नीचे जमीन पे बल लगा रहा है, लेकिन उसके बाद ये आगे की ओर मूव करता है, जाता है, डिस्प्लेसमेंट होता है आगे, और नीचे बल लग रहा है। जब नीचे बल लग रहा है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला बल नीचे की ओर लगता है, मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की ओर लग रहा है, क्योंकि कूली को नीचे की ओर खींचेगा। मान लो एक कूली अपने सिर पे बैग रखा है, अब सिर पे बैग रखा है, टिका है, ठीक है, तो क्या वो बैग नीचे नहीं गिर सकता? क्यों नहीं गिर सकता? क्योंकि अपने हाथों से इसको पकड़ा है, बल लगाया है कि नहीं, इसका सिर भी बल लगा रहा है, ये भी बल लगा रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला बल नीचे की ओर लगता है। कूली का विस्थापन क्षैतिज होता है, मतलब क्षैतिज का मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे इस आगे की ओर भाग रहा है कूली, आगे की ओर चल रहा है कूली, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या बताना है, क्योंकि बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के लंबवत हैं, भाई बल नीचे की ओर लग रहा है, विस्थापन आगे की ओर क्षैतिज में हो रहा है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य जीरो होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य का मतलब समझो। अगर यार बताओ कि अगर नीचे ये कूली खड़ा है तो ये वस्तु जो अपने सिर पे रखा है ये नीचे की ओर खींचेगी कि नहीं गुरुत्वाकर्षण बल? अब खींच रहे नीचे नहीं आ रहा है, क्यों टिका है? तो रीजन बताओ, ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये पूरा बैग इसके सिर पे है, तो सिर भी बल लगा रहा है, इसके हाथों से टिका है, हाथों से देखो पकड़ा है, तो हाथ से भी पकड़ा है तो बल लग रहा है ना, तो ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, तो गुरुत्वाकर्षण नीचे लगता है, और जो ऑब्जेक्ट है ऊपर की ओर लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर की ओर एक फोर्स लगा, ठीक, और नीचे की ओर मतलब कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, ये अगेंस्ट में हुआ, अकूली इधर जाएगा, आगे की ओर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये अगेंस्ट में हुआ, तो यहाँ भी 90 डिग्री तो बनेगा, है ना। तो इसीलिए वर्क डन जीरो हो जाता है। कहते हैं कि भैया कूली
प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, कूली सामान लेकर गया कि भैया भैया मुझे सामान दो, मैं आपका सामान वहां तक पहुंचा दूंगा। तो आप वहां पे फिजिक्स पता है क्या लगाना यार, कि अगर मान लो सामान लेकर आपको थोड़ी दूर तक पहुंचाया तो आप कहना कि आपने कुछ कार्य ही नहीं किया, क्योंकि वो तो विस्थापन तो किया, दूर तक चल के गया, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, बट उसने लंबवत कार्य, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और अगेंस्ट में ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, तो वहां पे 90 डिग्री एंगल बना दो। बोलो यार कूली भैया मतलब कूली भैया आपने कुछ कार्य ही नहीं किया, इसका मतलब आपका वर्क डन जीरो है। तो जब वर्क डन मतलब वर्क जीरो होगा तो जब आप कार्य ही नहीं किए, आपको मैं पैसा कैसे दूं? कोहली बेचारा तंग रहेगा यार। यहाँ पे कौन सी फिजिक्स है, यहीं पे एक फिजिक्स लग रही है कि मतलब 90 डिग्री एंगल बनेगा, जब भी 90 डिग्री एंगल बनता है लंबवत, जान लो वहाँ पे कार्य क्या होता है, 0 डिग्री होता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास है क्वेश्चन, नीचे दी गई कुछ गतिविधियां हैं को देखें, कार्य शब्द के बारे में अपनी समझ के आधार पर पता लगाएं कि काम हुआ है या नहीं। तो देखो यहाँ पे बताना काम, यहाँ पे मैंने कई सारे क्वेश्चन लिए हैं, बताना कि बताओ कार्य हुआ कि नहीं। पहले क्या है, अब इंग्लिश में लिखा हूँ, बोलोगे भैया इंग्लिश में लिखा है, हम समझाता हूँ यार, हिंदी में समझाऊंगा भी। देखो, रीना इज स्विमिंग इन अ पोंड, जो रीना नाम की एक लड़की है, देखो भाई पोंड में, तालाब में तैर रही है, हाथ पाँव मार रही है, वाओ गजब तैर रही है रीना को देखो। तो तालाब में रीना तैर रही है, तो हाथ पाँव मारेगी ना, तो मतलब कि हाथ भी मूवमेंट है और पाँव उस पानी में मार रही, तो बल लगा रही है और आगे की ओर जाएगी भी, तो विस्थापन भी होगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि हाँ यस भैया यस, हाँ यहाँ पे कार्य हो रहा है। ठीक, दूसरा क्या बोला, अ डंकी इज कैरिंग, इसमें लिख सकते हैं हम कैरिंग, अ डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक, मतलब एक गधा है, यहाँ पे गधा दिखा है, वो अपने बैक पे मतलब अपनी पीठ पे एक क्या रखा है, एक लोड रखा है। तो अब बताओ कि यहाँ पे कार्य होगा कि नहीं। कैसे, देखो यहाँ पे डंकी सिर्फ इस लोड को अपने पीठ पे रख के सिर्फ खड़ा है, सिर्फ खड़ा, क्या आगे की ओर इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन भैया नीचे की ओर इसका तो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, क्योंकि जमीन पे खींचा चल रहा है, मतलब जमीन पे खड़ा है, ग्रेविटेशन नीचे की ओर फोर्स लगता है, और ये इसकी बॉडी इसको थामा है ताकि नीचे ना गिरे। तो यार बताओ, तो बल तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा, आगे की ओर चल नहीं रहा है, तो यहाँ पे कार्य क्या लिख देंगे? नो, यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बताया अगर कार्य होना है तो वहां पे बल भी जरूरी है, विस्थापन भी जरूरी है। तो इसका मतलब मान लो भी डंकी को दे दिया, आगे की ओर भागता चला गया बेचारा, तो वहां पे कार्य होगा, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, बल भी लगा। समझ गए? तो इस कंडीशन में नहीं होगा कार्य। यहाँ पे मुझे कार्य बताना था कि कार्य हो रहा है कि नहीं, मतलब काम हुआ या नहीं, मतलब बताना था ये कार्य किस में हो रहा है किस में नहीं हो रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अ वाइंड माइल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वॉल, एक मेरे पास वाइंड माइल है, तो मान लो कि मैंने इसमें एक रस्सी लटका दी और यहाँ पे नीचे एक बाल्टी बांध दी। ठीक, अब ये पंखा जैसे ऊपर टक 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 घूमेगा ना, तो जब घूमेगा तो बाल्टी की ओर अपनी ओर खींचेगा, जब घूम रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी, ये बाल्टी ओर खींच रहा है, बल लग रहा है, घूम रहा है आगे की ओर, आगे की ओर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। हाँ भैया यहाँ पे यस, हाँ कार्य हुआ कि नहीं। अगला, एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, अब देखो इंजन जो है इस ट्रेन का बल लगाएगी, इस रेल के डिब्बे को खींचने के लिए, तो आगे बढ़ेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा, बल भी लगेगा, तो यहाँ पे बल लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हाँ भैया हाँ, कार्य हुआ, यहाँ भी कार्य हुआ इस केस में भी। अगला है, अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू वाइंड एनर्जी, अब देखो एक सेल बोट है, अब नदी में है, तो अगर बताओ ये नदी में है, पानी में, जैसे पानी में, तो ये ऐसे ऊपर नीचे करती क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका मतलब यस हुआ। अब बताओ बल कैसे लगेगा यार, मान लो कि ये समुद्र में है, ठीक है, तो अब जब हवाएं चलती हैं तो हवा के पार्टिकल्स है कि नहीं उसमें प्रेजेंट है ना, वहां पे ऊपर हवा के पार्टिकल्स को ठेलेंगे, चल आगे चल, ठेलेंगे, मूव कराएंगे, तो यहाँ भी फोर्स लगेगा, तो दोनों चीज हुआ, तो हाँ भैया कार्य हुआ। ओके बॉस, समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, यहाँ पे कह रहा है एक आदमी 20 मिनट तक, दिख रहा है आदमी बेचारा लंबा चौड़ा, वाह बॉडी वॉडी बड़ा है ना, एक आदमी अपने दोनों हाथों से घास का गट्ठा पकड़े रहता है, ये दोनों हाथ से दिख रहा है ना, घास का गट्ठा पकड़ा है और थक जाता है, क्या उसने कोई काम किया या नहीं, अपने जवाब का कारण बताओ। अब मान लो ये आदमी बेचारा लंबा चौड़ा, अरे मैं बॉडी दिखाने वाला, क्या बोला कि मैं घास का गट्ठा दो, मैं हाथ से पकड़ के ऐसे खड़ा रहूंगा 20 मिनट, मुझे कुछ नहीं होने वाला, चलो मानता हूं इसको खड़ा है। ठीक, अब यहाँ पे यार समझते हैं कि देखो क्या बोला कि घास हिल नहीं रही,
मतलब कि घास को पकड़ के सीधा सीधा खड़ा है बेचारा, घास हिल नहीं रही, उसका विस्थापन जीरो है। भाई जब हिलेगी नहीं, मूवमेंट नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसीलिए किया गया कार्य जीरो होगा। भाई जब यस मतलब डिस्प्लेसमेंट ये जीरो है तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। अब सोचो जरा, कहे जीरो हो रहा है, बल तो लगा रहा है बेचारा। अब यहाँ पे मैंने कारण क्या लिखा है, रीजन क्या बताना है यहाँ पे, घास को पकड़े रहने के लिए आदमी के हाथों, हाथ भी है कॉमा पीठों और कंधों की जो मांसपेशियां, जो मसल्स हैं, लगातार सिकुड़ती और फैलती रहती। मतलब पहले सिकुड़ी फिर फैली, फिर सिकुड़ी फिर फैली, मतलब टीचू टीचू इसे ना अप एंड डाउन, अब जिसको बोल सकते हैं दबेगी लंबी होगी, दबेगी दबेगी लंबी होगी, दबेगी लंबी होगी, दबेगी लंबी होगी, यही मतलब उसकी मसल्स हैं टीचू टीचू, मतलब दबेगी लंबी होगी, दबेगी होगी लंबी होगी। तो जब एक काम होगा तो मांसपेशियों की लगातार हरकत से शरीर की जो स्टोर की गई रासायनिक ऊर्जा है, जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी कहाँ बनती है, जो हम खाते हैं उससे मिलती है। जो हम ब्रेड पकौड़ा है, समोसे समोसे ये सब ब्रेड पकौड़ा खाते हैं, खाना खाते हैं, इससे केमिकल एनर्जी हमारे अंदर जाती, कंज्यूम होती है। तो केमिकल एनर्जी मिली, जो हम खाते हैं उससे एनर्जी मिली, तो वो खर्च होती है, इसी वजह से आदमी थक जाता है। यही रीजन होता है कि हमारे घरों में मम्मी पापा ज़्यादा काम कर लेते हैं, थकान फील होता है। यही रीजन होता है कि हम लोग जब काम करते हैं ना, तो जो हमारे बॉडी की जो मांसपेशियां हैं, हाथ की भी, आँख की, नाक भी, कान की, पैर की, हर जगह की मांसपेशियां वे कार्य करती है, मतलब कि अप एंड डाउन, जिसको बोलते हैं दबेगी सिकुड़ेगी, सिकुड़ेगी और फैलेगी, सिकुड़ेगी फैलेगी, मतलब दबेगी और लंबी होगी, तो काम करती हैं। तो उससे क्या होगा, जो हमारे पेट में एनर्जी है थी वो लॉस होती है, इसी रीजन से हमें थकान फील होता है, थकान आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब भैया यहां पे मेरा वर्क कंप्लीट होता है, मैंने वर्क पढ़ा, उसका मात्रक जूल होता है, उसका सूत्र था एफ इंटू यस, विस्थापन होना चाहिए, बल होना चाहिए। अब यहां पे हम पढ़ते हैं अपना ऊर्जा मतलब एनर्जी के बारे में। तो देखो समझो क्या बोला कि ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है, मतलब कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। बस क्लियर, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। और इसका मात्रक भैया जूल होता है। जैसे अभी मैंने कार्य का मात्रक क्या पढ़ा था, जूल पढ़ा था, वैसे इसका भी मात्रक जूल होता है। यह 1 जूल काम करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है। मान लो आपको मैंने दे दिया एक बैग, टांग लिए आप एक बैग, इसमें मैंने रख दिया 10 जूल एनर्जी रख दी, ठीक, 10 जूल एनर्जी रख दी, 10 जूल मैंने एनर्जी रख दी। तो आपने कार्य भी कितने किएंगे, मतलब आप कार्य भी किए कितना करेंगे, 10 वर्क जूल, मतलब 10 कार्य जूल करेंगे। मतलब कार्य का मतलब भी जूल था, मतलब 10 जूल आपने कार्य किया, 10 जूल एनर्जी मेरे पास थी, भाई बच्ची थी, मेरे पास जितनी एनर्जी है उतना मैं काम कर पाऊंगा, भाई भाई काम नहीं कर पाऊंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो लड़के या लड़कियां होते हैं, जो भाई थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाता है, मम्मी हाँ पापा सिर दर्द, अरे पैर दुख रहा है, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। इसलिए कहते हैं भैया थोड़ा सा बॉडी को ध्यान दो, अपने शरीर को ध्यान दो, कहाँ ठीक है, एक्सरसाइज करो ना, तो ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी मसल्स मजबूत रहेंगी, आपको थकान नहीं आएगी, ठीक। तो अब यहाँ पे हम समझ लिए कि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा होती। अब हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ एनर्जी होती हैं, मतलब कि एनर्जी के प्रकार क्या होते हैं। तो देखिए उस तरह तो मेरे पास अभी मैंने यहाँ पे 6 एनर्जी लिखा है, 6 एनर्जी टाइप्स हैं, लेकिन मुझे पढ़ना 2 ही है जो हमारे सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो पहली एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक मतलब जिसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। आपको कार दिख रहा है, कार भागेगी, मूव करेगी, गति में आएगी, उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। अगला है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी मतलब जो प्रकाश, हमारे घरों में लाइट जल रही है वो प्रकाश दे रही है, प्रकाश, जिसको बोलते हैं प्रकाश ऊर्जा। तो प्रकाश फैल रहा है वो भी प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी हुई। दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी भाई हमारे घरों में देखो तार इधर से उधर फैल रहा है, मोबाइल चार्ज करते हैं, पंखा चलता है, पंखा जब बटन ऑन करते हैं पंखा चलने लगता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न होने लगती है, इसको बोलते हैं रासायन, हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक विद्युत ऊर्जा। अगला हीट एनर्जी। हीट एनर्जी मतलब जब आग जल रही होती है तो वहाँ पे हीट निकलती है, हीट ना, तो उसको बोलते हैं हीट एनर्जी, उष्मीय ऊर्जा जिसको बोलते हैं हिंदी में। अगला है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी मतलब जिसको हम बोलते हैं ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा, जब साउंड चलता है तो साउंड भाई वाइब्रेट करता है, तो जो हवा में उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो मूव करेंगे, आगे की ओर जाते हैं, जिससे हमारे कानों के पास आवाज़ आती है। हम साउंड एक चैप्टर पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अगला है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का मतलब जैसे मान लो बैटरी हुई, सेल हुआ, इसमें क्या होता है केमिकल एनर्जी। फिर केमिकल एनर्जी के बाद में इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज होती है, आगे पढ़ेंगे, तो ये केमिकल एनर्जी हुआ। दूसरा न्यूक्लियर एनर्जी।
जब बड़े बड़े कारखाने होते हैं, धुआं निकलता है, काम होता रहता है, वहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी। अगला है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ही पोटेंशियल, जैसे मान लो कि आपके अंदर आप चाहते हैं कि मैं अपने एग्जाम में यार फोड़ूं और 95 प्लस एग्जाम में गेन करूं, नंबर मार्क्स गेन करूं। आपका पोटेंशियल है कि आप कर सकते हैं, आपका पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं, मतलब एक छुपी हुई ऊर्जा, वही है पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्सेप्ट आगे से पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे पूरी एनर्जी हमारे सिलेबस में। पहला काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, एंड दूसरा है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों के बारे में एकदम जान लो, हलवा कर देंगे, ध्यान से समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो बॉस? आगे बढ़ता हूं। अब यहां पे भैया हम पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में, काइनेटिक एनर्जी, जिसको के से व्यक्त करते हैं काइनेटिक एनर्जी। पूरा एकदम अच्छे समझने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान से देखना क्या कहता है। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। जैसे मान लो एक कार है, ये बहुत स्पीड से आ रही है, उसके सामने एक बॉक्स है, उसमें जैसे धक्का लगाएगी तो ये ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव करेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। और फिर एक कार इस पे क्या लगाई, फोर्स लगाई, बल लगा, तो ये भागने लगा कि नहीं। तो जब फोर्स लगाई और आगे जाने लगी कार, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वर्क हुआ। क्या हुआ? यहाँ पे वर्क हुआ, कार्य हुआ। मतलब गतिज ऊर्जा में, क्योंकि गति करने लगा, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ने लगा। कार आई, इस ऑब्जेक्ट में धक्का लगाई, ऑब्जेक्ट आगे की ओर गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ। बल लगा इस ऑब्जेक्ट पे, आगे की ओर बल लगा, तो जब समझो बल लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो कार्य हुआ। वैसे एक और देखो, बॉल दिख रहा है, एक फुटबॉल यहाँ से बहुत तेजी से स्पीड से आ रही है, जैसे इसमें धक्का लगाएगी तो ये ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट है उसका। और इधर ही साइड क्या लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा, बल लगेगा। तो समझो इस ऑब्जेक्ट पे, इस बॉल पे भी वर्क हुआ कि नहीं, वर्क हुआ ना। समझना कंसेप्ट, मतलब एक स्पीड से बॉल आ रही थी, इस पे जैसे पुश की, इस पे जैसे धक्का लगाई, जैसे धक्का लगाई तो ये बॉल आगे की ओर खिसकेगी, आगे की ओर दूर जाके गिरेगी। फिर इसका मतलब वहां पे काम किया गया। तो गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। तो देखो गतिज ऊर्जा को के से व्यक्त करते हैं। इसका सूत्र क्या हुआ, के बराबर 1/2 mv², जहां पे के को बोलते हैं गतिज ऊर्जा और यम क्या है, द्रव्यमान। जो इसमें एम दिख रहा है ना, द्रव्यमान को किलोग्राम में हमेशा लेते हैं, ठीक है। द्रव्यमान को किस में लेते हैं, हमेशा किलोग्राम में। अब उसके बाद ये मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम, याद रखना 1000 ग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अगर कोई चीज़ ग्राम में रहे तो उसको किलोग्राम में बदलने के लिए हमेशा याद रख लो 10⁻³ किलोग्राम करेंगे। ग्राम से कहाँ पे आएंगे, किलोग्राम में, तब। तो वी, स्मॉल वी क्या है, वेग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोट पॉइंट है कि याद रखे रहना, छोटा सा पॉइंट है। चलती हुई वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता होती है, मतलब कि भाई जो वस्तु है अगर वो चल रही है, हाँ, तो वह कार्य कर रही है, मतलब उसके अंदर कार्य करने की एबिलिटी है, एबिलिटी टू डू वर्क है ना भाई, वो एबिलिटी टू डू वर्क है, क्योंकि उसके अंदर कार्य करने की क्षमता है। तो सूत्र याद रखना, के बराबर 1/2 mv²। अब उसके बाद यहाँ पे निर्भरता क्या है, निर्भरता ये देखो, गतिज ऊर्जा दो बातों पर निर्भर करती है। पहला पॉइंट वस्तु के द्रव्यमान पर, जो वस्तु है उसका द्रव्यमान कितना, उसका मास कितना है, देख रहे हो यहाँ पे। और दूसरा वस्तु की गतिज ऊर्जा पर, गतिज ऊर्जा वस्तु की गति पर, गति मतलब उसका वेग क्या है, गति पर इसका मतलब सिंपल उसका वेग क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो काइनेटिक एनर्जी होगा के वह प्रोपोर्शनल होगा यम के, और जो गतिज ऊर्जा के काइनेटिक प्रोपोर्शनल होगा 1 प्रोपोर्शनल होगा v² के। ये दोनों पॉइंट याद रखना कि भैया अगर गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो जान लो द्रव्यमान बढ़ रहा है, और गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो जान लो वेग जो है उसका स्क्वायर बढ़ेगा। मतलब कि वेग, अगर मान लो वेग 2 है, 2 का स्क्वायर कर दूंगा, 2 का स्क्वायर 4, तो गतिज ऊर्जा अगर वेग 2 है तो वेग 2 हुआ तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी कि नहीं। तो वैसी प्रकार मान लो वेग को मैंने लिया, वेग को लिया मैंने 3 का स्क्वायर करूंगा 9, तो ये गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 9। मतलब कि गतिज ऊर्जा 9 हो जाएगी। ये भी एक ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल, हमेशा ऊर्जा का मात्रक, हर जगह जहां ऊर्जा देखो जान लो जूल मात्रक लगाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। अब मैंने यहाँ पे एक सवाल लिया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु, द्रव्यमान मतलब यम, तो दिया यम बराबर कितना, जब भी किलोग्राम लिखो तो वहां पे यम का मान रहेगा। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की एक जैसी रफ्तार से चल रही 5 मीटर प्रति सेकंड वेग है, तो वेग कितना दिया, 5 मीटर प्रति सेकंड की चल रही है, रफ्तार से चल रही है। वस्तु की गतिज ऊर्जा मतलब के ई व्यक्त करना है, काइनेटिक एनर्जी के से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो सूत्र क्या था, के बराबर 1/2 mv², के ई बराबर क्या था,
मतलब हम शॉर्ट फॉर्म में इसको के भी रख सकते हैं। तो क्या था, के बराबर 1/2, यम का मान कितना है, द्रव्यमान 20, और वी का मान कितना है 5, तो 5 के ऊपर क्या रख देंगे, स्क्वायर। तो के बराबर 2 स्क्वायर 2 धामा 20, 10 का 1 में गुणा होगा 10 का 10 गुणे 5 का ऊपर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 का 2 बार गुणा, 5 पचाम 25। तो अब 25 का 10 में गुणा करो, 25 का 10, 25 धामा 250, 25 धामा 250, और यहाँ पे के बराबर मुझे मिल जाएगा 250, और गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल। एक इस पे न्यूमेरिकल क्लियर होता है। एक आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, यम बराबर रख लेना 30 किलोग्राम, और यहाँ पे वी आप रख लेना कितना, मान लेता हूँ आपको वी दे देता हूँ 9, वेग 9 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो इसका गतिज ऊर्जा आप कमेंट बॉक्स में, इसका क्या आएगा आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लिख के बताना, हम समझेंगे यहाँ कितने बच्चों ने इसका आंसर दिया, कमेंट में देखेंगे, उसका रिप्लाई देंगे। तो यार अब हम यहाँ पे हम समझते हैं क्या है अगला कॉन्सेप्ट मेरा, डिराइविंग फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला हमने सीखा है अभी, के बराबर 1/2mv², उसी को मुझे प्रूव करना है। कैसे प्रूव होगा अभी मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीखता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान यम है, और जो यू वेग से, यू क्या होता है प्रारंभिक वेग से गति कर रहा, फिर यहाँ पे दूर चल के आया बॉल मतलब ऑब्जेक्ट वी वेग जिसका अंतिम वेग वी हुआ, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यस से। यू को बोलते हैं प्रारंभिक वेग, वी को बोलते हैं अंतिम वेग, यस को बोलते हैं विस्थापन, एंड ए को त्वरण, यम को वस्तु का द्रव्यमान। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सॉल्व क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रूव करेंगे के बराबर 1/2mv² कैसे आया। मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था कार्य का, W बराबर क्या था, F गुणे S, ये फॉर्मूला पढ़ता था ना। तो अब इन्हीं दोनों के स्थान पे मुझे रखना था। देखिए अब हम जानते हैं, चूंकि यहाँ पे बगल में दोनों फॉर्मूला निकाल लेते हैं। देखिए F बराबर मैंने पढ़ा था, F बराबर एक सूत्र यम में होता है कि नहीं होता है, और एक पढ़ा था यस बराबर, या एक सूत्र मैंने पढ़ा था F बराबर एम में पढ़ा था ना, F बराबर एम में, और एक पढ़ा था V का स्क्वायर बराबर U² प्लस का 2AS। तो यहाँ से U² प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो V² माइनस U² बराबर क्या मिलेगा 2AS। यस का मान निकालना, 2A गुणे में है ना, इधर आएगा बटे में, तो V² माइनस U² बटे का 2A बराबर यस, इतना मिल गया। अब इसी के स्थान पर रख दो W बराबर F, F बराबर क्या था यम इंटू ए, गुणे यस बराबर क्या मिला V² माइनस U² बटे का 2A, ए से ए कैंसिल, तो W बराबर क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे मैं रख सकता हूँ। देखिए यम और गुणे में V² माइनस स्क्वायर बटे 2 है, बटे 2 है तो मतलब कि आगे लिख सकता हूँ ना 1/2, ऊपर कुछ नहीं तो एक में एक रहेगा तो 1/2, और बगल में यम और ब्रैकेट में क्या मिलेगा V² माइनस का U² मिलेगा कि नहीं, V² माइनस का U²। तो अब इसके स्थान पर मैंने इसको ऐसे उतार लिया, क्योंकि यम है बगल में लिख लिया, ऊपर एक रहेगा तो 1/2 यम और ब्रैकेट में V² माइनस U², ये मिला कि नहीं। तो अब यही जो W मेरे पास आएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर 1/2 यम, ये देखो क्या हो रहा है कि प्रारंभिक वेग का स्क्वायर माइनस अंतिम वेग का स्क्वायर, तो मतलब ये वेग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको कैपिटल V का स्क्वायर, कैपिटल V का स्क्वायर। मतलब एक प्रकार से ये पूरा क्या है, वेग ही है। मान लो कि V² माइनस U², ये हम इसको रख सकते हैं डेल V भी मानेंगे, और इसी के बराबर V भी रख सकते हैं। वेग में परिवर्तन हो रहा है, ज़्यादा में से कम वाले घटाना, मतलब अंतिम वाले में से कम वाले घटाना। तो W बराबर क्या है 1/2mv², और यही W, चूंकि W किस में कन्वर्ट होता है, गतिज ऊर्जा में, क्योंकि रीजन क्या था, वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा पर, उसकी गतिज ऊर्जा बन जाएगा, मतलब कि वस्तु पर जो कार्य किया जाता है वही गतिज ऊर्जा बन जाती है। W बराबर के ई हो जाएगा, तो के ई बराबर निकल जाएगा, फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, के ई बराबर 1/2 mv², यही मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा। ये सूत्र सिद्ध होता है, क्योंकि W के स्थान पे क्या रख देना के ई, तो 1/2 mv², और V² माइनस U² भी ले गया, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसीलिए इनके स्थान पे मुझे V रख देना, क्योंकि V एक प्रकार का वेग ही है। तो समझ में आया कि नहीं। तो आपको यहाँ पे इसका डेरिवेशन आता नहीं है, सिर्फ मुझे फॉर्मूला याद रखना होता है, के ई बराबर 1/2 mv²।
गतिज ऊर्जा का। आगे बढ़ता हूँ तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अगला कंसेप्ट है जो अभी मैंने सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था, के ई बराबर क्या था 1/2mv²। तो इसका मतलब थोड़ा सा मैं समझ लेता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ के ई प्रोपोर्शनल यम कर सकता हूँ ना, क्योंकि 1/2 एक कांस्टेंट नंबर है। फिर इसी प्रकार के ई प्रोपोर्शनल v² कर सकता हूँ नहीं। अब यहाँ पे समझो, अगर मान लो बोल रहा है बेग 2 गुना, अगर यहाँ पे बेग 2 गुना करूँगा तो 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, तो 2 का स्क्वायर करूँगा तो क्या बन जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ए क्या हो जाएगा मेरे पास 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स क्या हो जाएगा 4 गुना क्या हो जाएगा गतिज ऊर्जा, मतलब के ई। फिर बोला बेग 3 गुना, अगर बेग 3 गुना करता हूँ 3 का स्क्वायर करूँगा तो 3 का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 9 गुना हो जाएगी। फिर अगला बोला कि बेग आधा, आधा का मतलब 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या है, अगर मैं 1/2 को रखूँगा तो 1/2 का स्क्वायर करूँगा तो बराबर 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 हो जाएगा गतिज ऊर्जा। तो मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप बेग को 2 गुना करते हो तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। ठीक, इसी स्थान पर रखना है। अब मान लो कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है ये v² के, अगर मान लो मैं बेग को लिया 5 तो क्या बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल 5 रखूंगा तो 5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 25, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो जाएगी 25 गुना हो जाएगी। तो जैसे जैसे गतिज ऊर्जा बोलती है इतना गुना, अगर मान लो कि बेग इतना गुना देता है तो गतिज ऊर्जा बताना है बस। तो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप मान लो कि बेग 6 गुना है, कितने गुना 6 गुना, बेग 6 गुना है तो उसकी गतिज ऊर्जा बताना कितने गुना हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर। और यहाँ से ये भी होता है कि अगर द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान ज़्यादा तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, क्योंकि भाई वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा तो वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा तो उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। क्लियर हो कॉन्सेप्ट। इसी पे अभी मैं न्यूमेरिकल करता हूँ सवाल। मेरे पास एक सवाल क्या है, यहाँ पे सवाल मेरे पास ये है, बोला है मेरे पास सवाल कि यम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो 5 मीटर प्रति सेकंड के बेग से, कितने, इस पॉइंट को ध्यान रखना, 5 मीटर प्रति सेकंड के बेग से चल रही है, 20 जूल है, 20 जूल है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा 20 जूल है। जब उसका बेग 2 गुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, जब उसका बेग 3 गुना बढ़ा दी जाएगी तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये मुझे बताना है, सवाल का आंसर देना है। तो देखिए सबसे पहले सवाल को अब यहाँ पे हम समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास दिया क्या है, गतिज ऊर्जा के ई बराबर कितना दिया है 20 जूल, और सूत्र होता है के ई बराबर मेरे पास क्या था 1/2mv²। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, पॉइंट यहाँ पे देखो, जब उसका बेग 2 गुना, बेग 2 गुना मतलब वेग कितना गुना हो रहा है 2 गुना, तो याद करो यहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, जब यहाँ पे रखूंगा बेग 2 गुना, 2 का स्क्वायर 4, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी 4 गुना हो जाएगी कि नहीं। 2 का स्क्वायर करूंगा ना, क्योंकि भी कितना दिया है 2 गुना बोल रहा था, 2 का स्क्वायर कर दूंगा बस, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 लिख लिया। तो अब यहाँ से मेरे पास नई, मतलब कि यहाँ पे नई गतिज ऊर्जा क्या निकल के आएगी, के ई बराबर 4 तो है, और शुरुआत का कितना गतिज ऊर्जा थी 20, उसका गुणा करा दो, 20 चौक 80, तो यहाँ पे नई गतिज ऊर्जा मेरे पास मिल जाएगी 80 जूल। क्लियर हुआ। दूसरा क्या बोला, बेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए, बेग 3 गुना मतलब कि 3 गुना कर दे रहे हैं भैया, तो जब बेग 3 गुना करेंगे तो मुझे याद था गतिज ऊर्जा प्रोपोर्शनल v का स्क्वायर, बेग 3 गुना मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 9 गुना हो जाएगी। तो नई गतिज ऊर्जा क्या निकल के आएगी यहाँ से, नई काइनेटिक एनर्जी, नई काइनेटिक एनर्जी आएगी 9 तो रखेंगे, और शुरुआत का कितना गतिज ऊर्जा थी 20, उसी से मल्टीप्लाई करा देना है, 9 दूनी 18, तो यहाँ भी ये हो जाएगी 180 जूल। ए इसका सवाल का आंसर आ जाएगा, मतलब नई गतिज ऊर्जा वही जो पहले थी गतिज ऊर्जा की, पहले जो गतिज ऊर्जा लगी तो उसी से गुणा करा देना है। सवाल क्लियर हुआ। अगला सवाल है मेरे पास, क्या कह रहा है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान और बेग 2 गुना कर दिया जाए तो वास्तविक की तुलना में नई गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखो जरा क्या बोला इसने, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है यम, और बेग 2 गुना, तो अब बेग मतलब v वेग, तो यम द्रव्यमान था, वेग v है,
दो गुना कर दिया जाए तो मतलब कि 2m कर दो और बेग भी 2v कर दो, दो गुना कर दिया जाए तो वास्तविक की तुलना में नई गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा पूछा है तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र लगाओ, के बराबर 1/2 mv²। तो के बराबर 1/2 m का मान कितना मिला 2m का स्क्वायर, गुड़ 2m स्क्वायर नहीं बनेगा क्योंकि 2m है, गुड़े v का मान कितना 2v का स्क्वायर। तो के बराबर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्या कि 2 से 2 काट दूँ, कट जाएगा ना 2 से 2, अगर 2 से 2 तो हाँ सिंपल सा कट रहा है। या ऐसा बोलो नहीं काटता हूँ क्योंकि मेरे पास क्या बोला था नई गतिज ऊर्जा, क्योंकि वास्तविक की तुलना में बोला ना तो मत काटो उसको। तो 1/2 ऐसे रख लो गुड़े 2m और फिर यहाँ 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 गुड़े 4 और v है तो v का स्क्वायर। तो अब के बराबर 1/2। तो अब 4 का 2 में गुणा कराओ, 4 दूनी 8, बगल में रख लो यम है और v स्क्वायर तो यम v स्क्वायर। तो बना कि नहीं। तो देखो एक के बराबर 1/2 mv स्क्वायर होता है कि नहीं। तो इसके स्थान पर रख सकता हूँ के बराबर जो नई गतिज ऊर्जा निकल के आएगी के बराबर मेरे पास के 1/2 mv स्क्वायर किसके सूत्र के का 8 गुना, क्योंकि 8 गुना है तो 8 गुना आ जाएगा आंसर। नई गतिज ऊर्जा मेरे पास निकल के आ जाएगी 8 गुना, इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब यम बोला 2 गुना, बेग भी बोला 2 गुना, यहाँ पे रख दो दोनों के स्थान पे 2m, 2 का स्क्वायर 4, v के स्क्वायर 4v स्क्वायर 4 दूनी 8 तो 1/2 mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर किसके के बराबर के गुड़े 8। बस इसी सूत्र से मैंने इसको सॉल्व कर लिया, बस के बराबर 1/2 mv स्क्वायर। अब मेरे पास आता है क्या अगला कॉन्सेप्ट क्या है कार ऊर्जा प्रमेय। सवाल समझ में आया था ना। अब समझते हैं यार कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, कार ऊर्जा प्रमेय। ठीक, अब देखिए सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पे, कुल बलों द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। कार्य बराबर होगा अंतिम के मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक के, मतलब कि प्रारंभिक के का मतलब कि शुरुआती गतिज ऊर्जा। डब्ल्यू बराबर सूत्र निकलेगा के ई एफ लिखा मतलब एफ मतलब क्या होता है फाइनल का मतलब अंतिम, माइनस के ई आई का मतलब इनिशियल का मतलब शुरुआती, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक, के ई अंतिम माइनस के ई प्रारंभिक, ये कार का सूत्र होगा। मतलब ये है कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसको हमने 5 जूल की गतिज ऊर्जा दी, ठीक, थोड़ी देर बाद और ठेला इसको ठेला तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई 15 जूल, बढ़ गई इस ऑब्जेक्ट की गतिज ऊर्जा। तो इसका जो मुझे दिखेगा कि यहाँ पे मैंने कार्य कितना किया, कार्य तो फाइनल कितना आया मेरे पास, अंतिम फाइनल कितना है 15 माइनस शुरुआती गतिज ऊर्जा कितनी थी 5, घटा दो 15 में से 5 गया, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 10 जूल। तो 10 जूल मेरे पास क्या हो जाएगा वर्ग की, मतलब कि मैंने वर्ग कितना किया 10 जूल। तो मतलब कि आपको अंतिम में से शुरुआती वाला घटाना है, ये फॉर्मूला याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई यार, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल बनेगा, अभी मैं लिया हूँ न्यूमेरिकल करूँगा। ठीक है बॉस, आगे बढ़ूँ, ओके आगे देखता हूँ। इस सूत्र को याद रखना, डब्ल्यू के ई एफ माइनस के ई आई। आगे देखते हैं। अब मेरे पास सवाल क्या है, मेरे पास सवाल आया है, कह रहा 20 किलोग्राम पर लगने वाला कोई बल उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड तक बदल देता है, किए गए कार्य की गणना कीजिए, किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो अब इस सवाल को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, बोला 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल, किलोग्राम द्रव्यमान, तो मतलब यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे क्या दिया है, यम बराबर कितना 20 किलोग्राम। फिर बोला है उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड तक बदल देता है। तो अभी क्या बोला कार्य ज्ञात करना है। तो अभी मैंने सूत्र पढ़ा था के ई डब्ल्यू बराबर क्या था, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, यही सूत्र था। तो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। जब मुझे वेग कितना दिया हो 5 मीटर प्रति
सेकेंड। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या था, के ई बराबर 1/2 mv²। तो यहाँ पे 5 दिया था फाइनल, यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, पहले 5 है तो इनिशियल, तो शुरुआती निकालो, के ई आई मतलब इनिशियल बराबर 1/2 यम का मान कितना दिया है 20 और v का मान कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर, 2 से कट रहा है, काटो 2 दाम 20 बराबर, अब मेरे पास आया 10 गुणे 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का 10 में गुणा कराओ 250। तो यहाँ से मेरे पास के ई इनिशियल निकल के आ गया कितना 250। अगला क्या है, वेग मेरे पास दिए देता है 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो गतिज ऊर्जा यहाँ पे सूत्र लगाओ फाइनल के लिए, फाइनल का वेग कितना हो गया है 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो के ई फाइनल क्या आएगा मेरे पास 1/2 mv² बराबर 1/2 यम का मान था मेरे पास 20 किलोग्राम और वेग कितना हो रहा है 2 का स्क्वायर, 2 से काट दो, 2 धामा 20, तो 10 गुणे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 10 चौक 40। तो यहाँ पे मेरे पास के ई जो फाइनल निकल के आएगी वह 40 जूल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे सूत्र था, मुझे क्या ज्ञात करना था, डब्ल्यू कार, तो के ई फाइनल, फाइनल क्या है मेरे पास, फाइनल मेरे पास दिख रहा है 40 जूल, 40 रख लेंगे माइनस के इनिशियल, इनिशियल मेरे पास कितना निकल के आया 250, घटा दो, जीरो में जीरो का जीरो, एक उधार लूँगा 5 में 4 गया, उधार क्या लगेगा ना 5 में 4 जाएगा 1 बचेगा 2, तो छोटी में से बड़ी संख्या घटे तो माइनस आ जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा -210 जूल यहाँ पे कुल मेरे पास कार्य किया गया। ठीक, ये मेरे पास टोटल कार्य किया गया। समझ में आया कि नहीं सवाल। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल बोला है कि 72 किलोमीटर, क्या बोला 72 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से 1500 किलोग्राम की कार को रोकने के लिए किए जाने वाले कार्य की गणना का हिसाब लगाएं। तो अब भैया मेरे पास एक कार है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही, प्रारंभिक में, इनिशियल में, और आराम, उसके बाद जब उसका थोड़ी दूर जाती, आराम में आ जाती, रेस्ट में आ जाती, मतलब अंतिम वेग उसका शून्य हो जाता है, रुक जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे सूत्र क्या रखना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो डब्ल्यू बराबर वही ज्ञात करना है, के मेरे पास क्या था के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल शुरुआती वाला। ठीक, फिर उसके बाद इन्होंने दिया है यहाँ पे देखो 72 किलोमीटर प्रति वेग से, तो प्रारंभिक यहाँ पे एक वेग दिया 72 किलोमीटर प्रति आवर, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तो किससे गुणा कराऊंगा याद करो 5/18 से गुणा कराता हूँ किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, 18 चौका 72, 4 आया, 5 से गुणा करा दो, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड निकल जाएगा, क्योंकि इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। अब सूत्र लगाओ यहाँ पे प्रारंभिक के लिए, तो क्या था के ई बराबर सूत्र था मेरे पास 1/2 mv², तो प्रारंभिक के लिए लगा रहा हूँ तो इनिशियल बनेगा, तो 1/2 यम का मतलब कितना है 1500 किलोग्राम गुणे v², v का मान कितना मेरे पास है वेग मीटर प्रति सेकंड, 20 निकल के आएगा ना ये वेग। ठीक, तो 20 का स्क्वायर, तो अब बराबर 1/2 गुणे यहाँ पे 1500, अब 2 का स्क्वायर निकालो, 2 का स्क्वायर 4, 1 जीरो है तो 2 जीरो आ जाएगा, मतलब 20 का स्क्वायर 400, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 200 निकलेगा, तो फिर बराबर में 15 का 2 में गुणा करो, 15 दूना 30, और पीछे ए 2 जीरो 4 जीरो चिपक जाएगा, ऐसे आया कि नहीं 4 जीरो आया, तो यहाँ पे मेरे पास 3 लाख आया। ये प्रारंभिक निकला है, प्रारंभिक कौन सा, इनिशियल वाला प्रारंभिक, और अंतिम देखो जब ये गाड़ी अंतिम वेग इसका क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, जब अंतिम वेग शून्य हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आराम में आ गई ना, रेस्ट में आ गई, गाड़ी रेस्ट में है, क्योंकि गाड़ी रेस्ट में, एनसीईआरटी का सवाल है, और गाड़ी रेस्ट में है तो मतलब कि अंतिम वेग 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे के ई निकालूंगा मैं फाइनल भैया 1/2 mv², तो जब v के स्थान पे 0 रखूंगा तो के ई फाइनल बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब कि v के स्थान पे जब 0 रखूंगा तो 0 का गुणा होगा किसी में से 0 ही आएगा ना, तो यहाँ पे रखो के ई फाइनल, फाइनल का मतलब क्या मिला 0 माइनस के ई इनिशियल, शुरुआती मान कितना मिला था 3 लाख, तो मतलब 3 0 5 0 लगा देंगे, 2 3 और मैंने 6 लगा दिया है ना, 1 हटाता हूँ 2 2 4 1 5 लगाया।
अब एक क्या निकल रहा है मेरे पास W, तो जीरो में से घटाऊंगा, जीरो का मतलब कुछ नहीं, तो माइनस आ जाएगा, -3,00,000, तो यहाँ पे 2 2 4 1 5 तेज जूल हो जाएगा इसका कार्य, मतलब वर्क डन, इस गाड़ी के द्वारा किया गया कार्य। निकला, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्योंकि एनसीईआरटी का सवाल है भैया, छोड़ना तो नहीं है, छोड़ना तो नहीं है। शुरुआत के निकाला, फिर अंतिम का, क्योंकि रुक गई, आराम में आ गई, रेस्ट में, तो इसका जीरो हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अब फिर देखो मेरे पास अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल बोला है, देखो कह रहा है यम द्रव्यमान वाली एक वस्तु लगातार वेग v से चल रही है, वस्तु को रोकने के लिए उस पर कितना कार्य करना होगा। तो सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे इनिशियल यही यम द्रव्यमान की वस्तु है मेरे पास, इसको यम द्रव्यमान की वस्तु मान लेते हैं। इसी कार को विवेक से चल रही, आराम रेस्ट में आती है फाइनल में, ठीक है। तो इसका अभी मैंने सूत्र पढ़ा था, W बराबर क्या था, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, यही सूत्र पढ़ा था। तो अब इसके स्थान पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, देखो इनिशियल के लिए सूत्र मैंने क्या था, के ई बराबर 1/2 mv²। तो के इनिशियल निकाल रहा हूँ, के ई इनिशियल बराबर 1/2, और वेग क्या बोला है, क्या बोला, यम द्रव्यमान वाली एक वस्तु, द्रव्यमान तो यम ही है भैया, और वेग से चल रही, तो मतलब कि mv² ही बनेगा, बनेगा कि ना। तो के ई इनिशियल का 1/2 mv² बना। और देखो अब ये फाइनल में क्या होता है, अंतिम में वेग क्या हो जाएगा इसका, जीरो, क्योंकि रुक जाएगी कार, तो इसका वेग जीरो। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल निकल के आ जाएगी 1/2 mv² होता है। जब वेग जीरो आया तो भैया काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकल के आ जाएगी। जब वेग v के स्थान पर जीरो रखूंगा तो जीरो निकल के आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे सूत्र था W बराबर के ई फाइनल कितना निकल के आया, जीरो माइनस, और फिर उसके बाद के ई अंतिम कितना निकल के आया था, शुरुआती मान इनिशियल 1/2 mv²। तो W बराबर जीरो का मतलब कुछ नहीं, -1/2 mv²। यही इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? सिर्फ वहाँ पे सवाल में वैल्यू दिया था, यहाँ पे सिर्फ यम और v ही मान के सवाल को सॉल्व किए हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो यार अब हम समझते हैं क्या स्थितिज ऊर्जा के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जिसको हम Pe से व्यक्त करते हैं या हम U से भी व्यक्त करते हैं उसको, स्थितिज ऊर्जा को। देखो मान लेते हैं आपके अंदर, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं इस काम को करके दिखाऊंगा, या मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं अपने क्लास 9th में 95 मार्क्स लेकर आऊँगा, या अपने क्लास 10th में जो एग्ज़ाम आने वाला, मैं क्लास 10th का एग्ज़ाम दूंगा अगले साल, या जब भी दूंगा, तो मेरे यार जो मार्क्स मैं 95% लेकर जरूर आऊँगा। मेरे अंदर पोटेंशियल मैं कर सकता हूँ, वही है पोटेंशियल एनर्जी। परिभाषा क्या कहती है कि किसी वस्तु की स्थिति या आकृति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने लिया है संपीड़ित स्प्रिंग। जैसे मान लो कि मैंने इस बॉल को, दिख रहा है ना यहाँ बॉल, इस बॉल को जैसे इस स्प्रिंग पे रखता हूँ, दबाता हूँ, फिर जैसे स्प्रिंग मैंने छोड़ा तो ये स्प्रिंग इस बॉल पे ऊपर की ओर क्या फोर्स लगाई, तो इस फोर्स लगाई तो इसका क्या हुआ, बॉल का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ऊपर की ओर उड़ के चला जाएगा कि नहीं, इसी बोलेंगे संपीड़ित स्प्रिंग। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, खींचा हुआ धनुष। मान लो मेरे अंदर पोटेंशियल है यार, मैंने धनुष को खींचा, फिर जब मैं छोड़ूंगा, खींचा एनर्जी लगाया, जब मैं छोड़ूंगा तो इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, और खींचे हैं डिस्प्लेसमेंट हुआ, छोड़ेगा बल लगा, तो कार्य हुआ कि नहीं, वर्क डन हुआ कि नहीं। अगला खींचा हुआ गुलेल, ओ भैया यार हीरो को देखो, छोटा बच्चा क्या गजब का गुलेल खींचा है, पोटेंशियल इसके अंदर, मतलब कि गुलेल खींचा, पोटेंशियल है, एनर्जी लगा रहा है, एनर्जी लगा, फिर उस पत्थर को छोड़ेगा तो पत्थर मूव कर जाएगा, मतलब कि पत्थर आगे की ओर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और बल लग जाएगा क्योंकि पत्थर दूर चला गया। ठीक, अब मान लो कि फैला हुआ स्प्रिंग क्या है, मान लो एक स्प्रिंग था मेरे पास है जिसमें एक ब्लॉक मैंने ऑब्जेक्ट बांध दिया, नीचे फैल गया, फिर इस ऑब्जेक्ट को, जिस ब्लॉक को थोड़ा सा छोड़ता हूँ तो ये तुरंत ऊपर की ओर चला जाता है। कहाँ, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर फोर्स लगने लगता है, तो ये ब्लॉक ऊपर की ओर जाता है तो ऊपर फोर्स लगेगा, तो ये ब्लॉक ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हुई। 4 एग्जाम्पल, संपीड़ित स्प्रिंग, खींचा हुआ धनुष, खींचा हुआ गुलेल, फैला हुआ स्प्रिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब समझते हैं मेरा क्या है, किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थिति ऊर्जा। देखो मान लो कि मेरे पास कोई
यहाँ पे एक सतह मैंने लिया है और एक ब्लॉक है और ये एच ऊंचाई तक है, ये ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं ब्लॉक है। मान लो इस ब्लॉक को ऊपर की ओर फेंका, जैसे ऊपर की ओर फेंका तो ये ब्लॉक जब ऊपर से मान लो नीचे की ओर आएगा तो यहाँ पे हवा के पार्टिकल्स होंगे कि नहीं, होंगे ना हवा के पार्टिकल्स। तो ये ब्लॉक हवा के पार्टिकल्स को क्या कराएगा, बल लगाएगा, फोर्स लगाएगा। जब फोर्स लगाया नीचे की ओर और हवा के पार्टिकल्स नीचे आने लगे मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ भी कार्य हो रहा है कि नहीं। तो ये ब्लॉक नीचे की ओर गिरने लग जाता है, काम यहाँ पे होने लग जाता है, मतलब वर्क होने लग जाता है। अब मान लो यहाँ पे ब्लॉक है तो मैंने ऊपर फेंका, तो जब मान लो कि आप मेरे हाथ में पेन है मान लो, ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं आप सभी के हाथों में पेन है, ठीक है। जैसे आप हाथ से थोड़ा उस पेन को थोड़ा सा उठाना, जरा ऐसे उठाना, तो उठाने के बाद थोड़ा सा पेन छोड़ देना, देखो हाथ पे गिरती है कि नहीं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब थोड़ी दूर आप ऊंचाई पे पेन ले गए, जब छोड़ते हैं तो पेन के नीचे वहाँ पे हवा के पार्टिकल्स होते हैं, तो पेन उस हवा के पार्टिकल्स को दबाता है, नीचे की ओर गिराता है, इसलिए नीचे नीचे पेन गिरती चली जाती है और गुरुत्वाकर्षण बल लग ही रहा है, सिंपल से, क्योंकि पेन को खींचेगा भाई। तो अब इसका सूत्र क्या होता है, इंपॉर्टेंट है सूत्र यहाँ पे। पीई, पोटेंशियल एनर्जी को पी से व्यक्त करते हैं, पी बराबर mgh, या इसी को व्यक्त करते हैं यू से भी बराबर, यू बराबर mgh, कैसे भी व्यक्त कर सकते हैं, पी के स्थान पे यू भी रख सकते हैं, पी बराबर mgh। तो यम क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान, जिसको हम हमेशा किलोग्राम में लेते हैं। और स्मॉल जी क्या है, यहाँ पे दिख रहा है गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान आपको याद हो 9.8 स्मॉल जी का मान, ठीक। या किसी किसी सवाल में 10 ले लेते हैं मैक्सिमम करके, मतलब कि यहाँ पे आप लगभग 10 ले सकते हैं। या एच क्या है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, पृथ्वी ये सतह है, इसकी सतह से जो हाइट है वही ऊंचाई एच। अगला पी क्या है, स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम जूल में मापते हैं। बस सूत्र याद रखो, बस यार कॉन्सेप्ट क्लियर है, सूत्र याद रखो। अभी न्यूमेरिकल बनाते हैं, पी बराबर mgh, न्यूमेरिकल देखते हैं। अब मेरे पास न्यूमेरिकल क्या आया, क्या कह रहा है कि मेरे पास यहाँ पे बोल रहा है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु की ऊर्जा ज्ञात कीजिए जब वह जमीन से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या किया, दिया है, लिख लेते हैं यहाँ पे, दिया है। देखो 10 किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, 10 किलोग्राम। फिर उसके बाद बोला है ऊर्जा ज्ञात कीजिए, मतलब ऊर्जा मतलब वही इसी ऊर्जा ना, P बराबर मुझे ज्ञात करना है जब वह जमीन से 6 मीटर की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब H बराबर 6 मीटर ऊंचाई पर हो। तो सूत्र मैंने क्या पढ़ा था यहाँ पे, PE बराबर mgh। तो PE ऊर्जा ज्ञात करना, यम का मान कितना 10 किलोग्राम, जी का मान मुझे यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, दिया है, जी का मान 9.8 गुणे एच का मान 6। अब एक अंक बाद पीछे से दशमलव है, एक अंक से दशमलव, एक अंक बाद दशमलव है, पीछे से देखना है, एक अंक बाद हमेशा पीछे से देखेंगे, एक अंक बाद दशमलव है, दशमलव से एक जीरो कैंसल आउट। तो पीई बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास 98, और एक का मतलब कुछ नहीं 6 है, 6 का गुणा करा दूंगा, 6 8 छंग 48 की 8 हासिल 4 9 छंग 54, 54 में 4 जुड़ेगा 58, और पीई बराबर क्या आ जाएगा 588 जूल मेरे पास, क्योंकि कोई भी ऊर्जा उसका मात्रक जूल आ जाएगा 588 जूल। और लिख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला है कि 12 किलोग्राम द्रव्यमान, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे दिया है, द्रव्यमान को यम से व्यक्त करते हैं, यम बराबर 12 किलोग्राम। द्रव्यमान की एक वस्तु जमीन से कुछ ऊंचाई पर है, कुछ ऊंचाई पर वस्तु की स्थिर ऊर्जा 480, स्थिर ऊर्जा मतलब पी पोटेंशियल एनर्जी जिसको बोलते हैं 480 जूल दिया है। तो वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई का मतलब एच का मान ज्ञात करना है, और जिस पर वस्तु जमीन के सापेक्ष दिया जी का मान यहाँ पे 10 लेना है। तो सूत्र मैंने क्या पढ़ा था भाई, पी बराबर mgh, पी का मान कितना है 480, ठीक, बराबर यम का मान 12 किलोग्राम गुणे जी का मान 10 गुणे हाइट ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 चौक 48 कट काट दो, 4 बचा, 4 बराबर एच। तो एच बराबर हाइट कितना आ गई 4, तो एच बराबर मतलब 4 मीटर, क्योंकि ऊंचाई 4 मीटर मिलेंगे, 4 मीटर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल क्लियर हुआ। अभी मैंने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ा था, देखो कहाँ गया, स्थिर ऊर्जा ना, इसको ध्यान रखना हमेशा, पहला पॉइंट इसमें याद रखना कि जो स्थिर ऊर्जा इसका भी मात्रक क्या होगा, जूल होगा। क्या होगा, क्योंकि ऊर्जा कोई भी उसका मात्रक जूल, और यह कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी, ध्यान रखना सदिश राशि। स्थिर ऊर्जा कौन सी राशि है, सदिश राशि, सब वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए भी गतिज ऊर्जा, ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो अब यहाँ पे हम डिराइव करने वाले हैं ड्राइविंग फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है उसको हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं।
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ज़रा समझिए, मेरे पास एक नीचे क्या है, सतह है, और मेरे पास एक बॉक्स रखा है जिसका मैंने द्रव्यमान मान लिया यम। अगर ये द्रव्यमान यम है तो नीचे की ओर कुछ ना कुछ भार लगेगा, भार रखा है तो भार लगाएगा ना, वेट जिसको बोलते हैं, डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं, और डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी, क्योंकि वेट लगेगा, डब्ल्यू बराबर एम जी, मैंने सूत्र पढ़ा था एक। तो क्योंकि जब सतह पे रखा तो भार इसका कुछ हो रहा है कि नहीं, फिर जैसे धीरे 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 ऊपर उठेगा तो बल लगेगा, ऊपर उठ बल लगेगा, और बल वही लगेगा एफ बराबर किसके, एम जी के, मतलब एकदम शून्य जैसा बल, बहुत कम बल, ऊपर उठेगा मतलब धीरे धीरे बल लगेगा, और एफ बराबर एम में होता है, एम में के स्थान पे एम जी भी रख सकते हैं, क्योंकि एम के ये जी ए के बराबर होता है त्वरण के, इसलिए एफ बराबर एम जी भी रख सकते हैं। तो ये ऊपर एच ऊंचाई तक उठाया जाता है। तो मैंने वर्क पढ़ा था क्या, डब्ल्यू बराबर क्या पढ़ा था, एफ इंटू यस पढ़ा था ना, और जो एच ऊंचाई तक उठाया जाता है यही एच किसके बराबर हो जाता है, यस के बराबर हो जाता है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट एच हुआ, और डिस्प्लेसमेंट को यस बोलते हैं, विस्थापन को। तो एच ऊंचाई तक उठाया गया तो डब्ल्यू बराबर क्या आएगा, एफ किसके बराबर है, एम जी के, तो एफ बराबर यहाँ रख लेंगे एम जी, और यस किसके बराबर है, एच के, तो यहाँ पे रख देंगे एफ यच, मतलब कि यस किसके बराबर हो जाएगा, यच के। और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, याद करो, देखो, वस्तु पर किया गया कार्य उसकी संभावित ऊर्जा बन जाएगा। मान लो इस बॉक्स को ऊपर उठाता गया, एच ऊंचाई तक उठाता गया, तो यहाँ पे ऊर्जा हमारी हो रही है ना, ऊर्जा हमारी लग रही है कि नहीं, हमारी एनर्जी लग रही है। तो हमारी जो एनर्जी है वह पूरी एनर्जी टोटल जो मैंने कार्य किया वह इस बॉक्स को उठाने में चली जाती है। तो मतलब कि यही W बदल जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, मतलब PE में। तो इसीलिए PE बराबर क्या हो जाता है, PE बराबर mgh। तो यही यहाँ पे चूंकि W बराबर PE रख लेंगे, क्योंकि जो कार्य मैंने किया इस बॉक्स को उठाने में एच ऊंचाई तक, तो मेरी एनर्जी लगी, ऊर्जा लगी, तो वस्तु पर किया गया कार्य उसकी संभावित ऊर्जा बन जाएगा, वही ऊर्जा बन जाती है। तो PE बराबर mgh, ये प्रूव हो जाता है हमारा सूत्र। याद रखना इस सूत्र को, ठीक है, PE बराबर mgh। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास एक न्यूमेरिकल क्या है, इसी का एक क्वेश्चन लिया मैंने, कि कह रहा है कि एक कूली 15 किलोग्राम का सामान जमीन से उठाकर अपने सिर पर रखता है, जो जमीन से 1.5 मीटर पर ऊपर है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो सबसे पहले देखो, एक कूली हमारे लड़की है यहाँ पे, इस बॉक्स को जमीन से उठा रही है ना, तो अब उठाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1.5 जमीन से 1.5 मीटर ऊपर है, जो कि 1.5 मीटर क्या है, ऊपर है। तो ये हाइट हो जाएगी, मतलब कि हाइट 1.5 मीटर हो जाएगी। फिर बोला एक 15 किलोग्राम का सामान है, और इसका मास कितना है, 15 kg। कितना मास है, 15 kg, 15 kg द्रव्यमान है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे क्या किया है, दिया है। तो ये सामान उठा के कहाँ पे रखेगी, अपने सिर पे ये रखेगी, सामान उठा के कूली है ना सिर पे रखेगी। तो दिया सबसे पहले यहाँ पे 15 किलोग्राम द्रव्यमान, एम बराबर 15 kg, और फिर 1.5 मीटर ऊपर उठाता था, एच बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। और मुझे यहाँ पे क्या उसके द्वारा किया गया कार्य गणना करना, तो वही कार्य W, और W किसके बराबर कन्वर्ट हो जाता है, P के बराबर। तो यहाँ पे मुझे सिंपल सा एक प्रकार का पोटेंशियल एनर्जी ही निकालना है। तो मतलब ये दोनों बराबर होते हैं, तो कार्य ज्ञात करने को बोला था, ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब, और ये किसके सूत्र के बराबर होता है, P बराबर किसके सूत्र के बराबर होता है, बताओ जरा। P बराबर होता था, मैंने सूत्र पढ़ा था mgh, क्या पढ़ा था, mgh। यहाँ पे रखो, तो W बराबर m का मान कितना है, 15 गुणे g का मान कुछ यहाँ पे मुझे याद है कितना लेंगे, g का मान 9.8 ले लो, या आप ऐसा कर लो, यहाँ पे मैं देख देता हूँ आपके आसानी के लिए, g बराबर 10 ले लेना, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, g बराबर 10 ले लेना, यहाँ पे 10 रख लो। गुणे में अगर नहीं दिया रहता सवाल में तो जी का मान 9.8 लेते हैं, और एच का मान कितना दिया है, 1.5, एक पॉइंट से एक जीरो कैंसल, तो डब्ल्यू बराबर कितना जाएगा, 15 का 15 से गुणा 15 आया, फिर ये बचा 15, तो 15 में 225, और डब्ल्यू का मात्रक क्या होता है, जूल, तो आ जाएगा आंसर 225 जूल। फाइनली सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट अपने सिर पर रखती है तो इसकी हाइट भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट उठा रही थी, इसकी हाइट 1.5 मीटर थी। कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे बढ़ता हूँ। अब समझते हैं हम थोड़ा सा ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब ये जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, इसके बारे में समझना है कि क्या ऊर्जा को, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या है नियम, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है,
लेकिन बट इसे एक से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। एक कॉन्सेप्ट है, मतलब कि आपके पास अगर ऊर्जा है यार, मैं इसको ना तो बना सकता हूँ, ना इसको मैं ख़त्म कर सकता हूँ, ना ही समाप्त कर सकता हूँ, बस उसे एक से दूसरे रूप में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने लिए, देखिए जो मेरे पास होती है इलेक्ट्रिक फ़ैन हम लोग देखे हैं घर में, हमारे पास इलेक्ट्रिक फ़ैन होता है। क्या करते हैं, जैसे मैं पंखे की मैंने जैसे बटन ऑन की तो ऐसे तार से क्या जाता है, करंट जाता है, तार से करंट जाता है तो वही पंखा चलने लगता है। तो इसका मतलब कि जैसे मैंने बटन ऑन की तो वो चेंज हुआ किस में, करंट गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा, और वो पंखा तुरंत घूमने लगता है, चलने लगता है, मोशन में आ जाता है, इसीलिए वो बदल जाती है काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा में। अगला है बैटरी। बैटरी में क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं और केमिकल होते हैं और केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, तो वही किस में बदल जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मतलब विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि जब हम बैटरी लगाते हैं तो प्रकाश चलता है, तो बैटरी के अंदर केमिकल होते हैं। अगला है इलेक्ट्रिक हीटर। हीटर का मतलब क्या हुआ, जैसे बटन ऑन किया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि करंट गया उसमें तो विद्युत ऊर्जा में आई, तो विद्युत ऊर्जा किस में बदलेगी, हीट एनर्जी में, क्योंकि जब हीटर ऑन होता है तो तार से करंट जाता है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई, फिर वो धीरे धीरे वो क्या करता है, हीट करता है ना, क्योंकि गर्म कर देता है कम रूम को, तो उससे चेंज हो जाएगी हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी मतलब उष्मीय ऊर्जा। अगला है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी और हीट से लाइट, मतलब जैसे मैं बल्ब को ऑन करूंगा, बल्ब की बटन जब दबाऊंगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गए, मतलब आवेश गति करे, इसका मतलब करंट गया तो वो हीट होगी, बल्ब क्या होगी, हीट। बल्ब का पूरा मेन काम है हीट होने का, हीट हुई तो उससे वो जो उसके अंदर फिलामेंट लगा होता है वो प्रकाश को फैला देता है, मतलब प्रकाश को फैला देता है लाइट एनर्जी में, LIGHT यहाँ पे लाइट लिखते हैं, लाइट एनर्जी में बदल देता है प्रकाश ऊर्जा में। अगला टॉर्च। अब टॉर्च में क्या होता है यार, कि जो हमारे पास टॉर्च होती है उसमें क्या होते हैं, बैटरी होती है, उसमें क्या लगी रहती है, बैटरी। तो अब बैटरी के अंदर केमिकल प्रेजेंट है, तो केमिकल एनर्जी से जैसे केमिकल क्या बदलेगा, इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि भाई बटन में ऑन किया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुरंत वो प्रकाश एनर्जी में बदल देगी, मतलब लाइट एनर्जी में, लाइट जलने लगती है, प्रकाश देने लगता है। क्योंकि जो हमारे पास टॉर्च होती है घरों में उसमें बैटरी लगी होती है, बैटरी के में केमिकल्स होते हैं, केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जस्ट बिकॉज ऑफ वो लाइट एनर्जी में बदल देगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ऊर्जा संरक्षण का नियम। आगे देखता हूँ बॉस। अब देखो अगला यहाँ पे मेरे पास एक NCERT का सवाल क्या है, पूछा था NCERT का, क्या कह रहा है कि एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रिया में होने वाले ऊर्जा बदलाव के बारे में बताएं। तो सबसे पहले देखो, मान लो बैटरी है, बैटरी से यहाँ से कनेक्शन आया यहाँ पे लाइट में, ठीक, चलिए, तो जैसे बैटरी से यहाँ से कनेक्शन तार में जुड़ा तो क्या होगा, बैटरी के अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, बैटरी के अंदर क्या होंगे, केमिकल होंगे, और केमिकल एनर्जी किस में बदलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब करंट जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट करेगी उस लाइट को, हीट एनर्जी मतलब उसमें ऊर्जा, और उसमें ऊर्जा जस्ट तुरंत बदल देगी लाइट एनर्जी में, प्रकाश ऊर्जा में। यही इसका आंसर था। देखो कैसे होता है, जैसे बैटरी के अंदर यहाँ पे केमिकल होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदली तो लाइट के पास आता है, लाइट क्या होगी, हीट होगी, क्या होगी, हीट। तो इस लाइट के अंदर देखो एक पतला सा तार होता है जो कि टंगस्टन का बना होता है, एक फिलामेंट होता है जो कि टंगस्टन का बना होता है। याद रखे रहना कि लाइट के अंदर जो तार लगा रहता है पतला सा, देखो जाए ना, जो फ्यूज होता है दिख रहा है ना, ये टंगस्टन का बना रहता है। तो वो बहुत हीट होता है, तो वो जब हीट हो जाता है तो वो प्रकाश को, वो लाइट को इमिट करता है, मतलब कि लाइट को फैलाता है। इसीलिए बल्ब पहले हीट होती है, उसके अंदर जो फिलामेंट लगा होता है टंगस्टन का, वो प्रकाश को फैलाता है, वही प्रकाश उत्पन्न करता है, वही लाइट एनर्जी में होता है। ये सारी क्रिया होती हैं। ये सवाल था, समझ गए। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इससे बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं, ध्यान से समझ लेना, ठीक है, दिमाग लगा के। क्या कहला है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु के लिए गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का संरक्षण। तो मेरे पास ये सतह है, ये मेरे पास एक सतह है, पृथ्वी सतह है, सतह जिसको बोलते हैं तल, और यहाँ पे ए पॉइंट पे बॉल थी, फिर बी पॉइंट पे बॉल आई, फिर सी पॉइंट पे बॉल आई, मतलब लगभग ये सतह पे आ जाती है, मतलब लगभग एकदम सतह पे टच करने वाली होती है धीरे से, और इसकी यहाँ पे ए ऊंचाई है, मतलब कि इतनी ऊंचाई तक मैंने लिया है इस बॉल को। तो सबसे पहले बिंदु ए पे देखेंगे इस कंसेप्ट को। देखो बिंदु ए पे बॉल रखी है, ठीक, तो रखी है तो यहाँ से क्या निकल के आएगी, P, मतलब उस स्थिति ऊर्जा तो लग रही है क्योंकि रखी है, तो पोटेंशियल एनर्जी रखेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh। और फिर यहाँ पे लिखा के ई बराबर 0, काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। क्यों भैया, अगर यहाँ पे पॉइंट ए पे बॉल रखी है, क्या ये गति कर रही है, नहीं ना, सिर्फ रखी है, अभी रुकी है, तो गतिज ऊर्जा 0। फिर यहाँ पे लिखा है मैंने कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर mgh, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल me मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh। अब मैकेनिकल एनर्जी का मतलब थोड़ा सा समझ लो। देखो यांत्रिक ऊर्जा जब भी आएगी, मतलब कि यांत्रिक, देखो थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो यांत्रिक ऊर्जा का मतलब है जहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी हो और काइनेटिक एनर्जी भी हो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा को भी और स्थिर ऊर्जा को भी यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो इन दोनों को मिला दें, इन दोनों के समूह को, इन दोनों के गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के योग को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो ए टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी mgh हो जाएगी। बिंदु ए पे समझ गए पॉइंट। अगला है पॉइंट नंबर 2, क्या था, गिरने के दौरान किसी भी यहाँ पे लिखे किसी भी बिंदु पर बी। अब भी मान लो ये ऑब्जेक्ट, ये बॉल यहाँ से छोड़ी गई बी पे आती है तो गिर रही है ना, तो यहाँ से क्या हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा कम होती है, स्थितिज ऊर्जा कम होती है। क्यों, ऊंचाई कम होती, बॉल यहाँ पे थी इस हाइट पे, तो जैसे इसकी ऊंचाई कम हुई, देखो ऊंचाई घटी ना, ऊंचाई जैसे घटी तो गतिज ऊर्जा यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा है पोटेंशियल एनर्जी वह कम हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, वेग बढ़ता है, मतलब ऊपर से जैसे कोई वस्तु, मान लो ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट आपने अपने हाथ में पेन रखे है, जैसे जैसे नीचे आती है तो इसका वेग क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट का वेग क्या होता है, बढ़ता है ना। तो मान लो आप अपने हाथ में पेन लिए, थोड़ा सा ऊपर लेकर जाके गिराओ तो जैसे नीचे आता तो बढ़ता है, उसका वेग बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो भाई काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे नीचे आता है तो उसका वेलोसिटी वेग बढ़ता है बॉल का, तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। और दूसरा कुल यांत्रिक ऊर्जा mgh ही रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब जहाँ से आ रही टोटल ए, यहाँ पे पी था पोटेंशियल एनर्जी, नीचे आ रही गति कर रही थी गतिज एनर्जी, दोनों का टोटल योग करेंगे तो वही क्या निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ लो पी पोटेंशियल एनर्जी 0 mgh है और काइनेटिक एनर्जी 0, जब ये जुड़ेगा तो टोटल मतलब कुल यांत्रिक एनर्जी mgh ही तो आएगी। जब mgh प्लस 0 जोड़ेंगे तो 0 का मतलब कुछ नहीं, mgh आ जाएगा। क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट क्या है, जमीन से टकराने से ठीक पहले, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ही जमीन से टकराती है एकदम मान लो हाइट इसकी नगण्य हो जाएगी कि नहीं, हाइट नगण्य, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि इसकी हाइट एकदम 0 के बराबर आ जाएगी, एकदम नगण्य हो जाएगी क्योंकि हाइट एकदम 0। जैसे मान लो सरफेस पे टकराती है, टकराने से ठीक पहले मतलब थोड़ा सा पहले, अब टकरा जाएगी तो भाई वहाँ पे थोड़ा सा हीट उत्पन्न करती है ना, तो टकराने से थोड़ा सा पहले, इसका मतलब वहाँ पे हाइट एकदम नगण्य होगी 0 के बराबर, तो पी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी गतिज ऊर्जा, क्योंकि एकदम नीचे आ रही तो बॉल की स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। और यांत्रिक ऊर्जा जोड़ दो, यहाँ पे जो पीछे से आ रहा हूँ mgh और 0 जुड़ेगा तो वही mgh आएगा, मतलब टोटल यांत्रिक ऊर्जा टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh हो जाएगा। इसी पे अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे मेरे पास एक सवाल क्या है, कह रहा है कि एक 5 किलोग्राम की गेंद को 10 मीटर से नीचे फेंका जाता है, 10 मीटर से नीचे फेंका जाता है। तो यहाँ पे कुछ ज्ञात करना, गेंद की प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए, जमीन पर पहुंचने से ठीक उसकी स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, एक बॉल है ए पॉइंट पे, फिर एक बी पॉइंट पे, जब सतह पे आती है, इसकी ऊंचाई मैंने माना है 10 मीटर ऊंचाई पे एक बॉल रखी है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट ज्ञात करना, गेंद की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। तो मतलब कि पहला पॉइंट इनिशियल पी मतलब कि प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। तो पी बराबर क्या होगा mgh, 5 किलोग्राम द्रव्यमान थे, m बराबर 5 किलोग्राम, 10 मीटर ऊंचाई है 10 मीटर, तो यहाँ पे h बराबर 10, तो यहाँ पे रखते हैं। तो m का मान कितना है 5 और g का मान यहाँ पे मैंने सवाल में दिया है 10 लेना है, ऊंचाई भी 10, तो गुणा करा दोगे कितना आ जाएगा 500 जूल। तो P बराबर मेरे पास क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। देखो 5 चिकन 5 पीछे 2 जीरो चिपका दो, 2 जीरो लगे हैं चिपका दो, बस आंसर हो जाएगा। अब समझो पॉइंट बी पे क्या बोला है, कह रहा है जमीन पर पहुंचने से ठीक पहले उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जमीन पे पहुंचने से ठीक पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करना है। तो अब याद करो यार, अगर ये बॉल ए है, जैसे बी पे आएगी तो यहाँ पे क्या होता था कि पी बराबर पोटेंशियल एनर्जी mgh, और मैंने अभी देखा था जस्ट बिकॉज ऑफ जैसे हाइड करती है, जमीन पे हाइड करती है एकदम, ये 0 था ना तीसरा वाला पॉइंट, याद करो अभी मैंने यहाँ पे देखा था इस तीसरे वाले पॉइंट में, इसमें भी यांत्रिक ऊर्जा क्या है mgh है। तो यहाँ पे मतलब कि वो भी पोटेंशियल एनर्जी
यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी मेरे पास, यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, तो जब जुड़ेगा तो यांत्रिक ऊर्जा नीचे क्या आएगी, यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ऊपर तो mgh ही है, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी टोटल, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी निकलेगी क्या, mgh ही आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि जो भैया टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा, मतलब me मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा, वह किसके बराबर होगी, मैकेनिकल एनर्जी वह जो पॉइंट ए पे थी mgh और वही पॉइंट बी पे भी रहेगी, समान रहेगी, मतलब ए बराबर बी। तो अब ए पॉइंट पे क्या होगा, ए पॉइंट पे मतलब P पोटेंशियल एनर्जी, और इसी पे गतिज ऊर्जा भी आएगी काइनेटिक एनर्जी, बराबर बी पॉइंट पे भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ भी लेना पड़ेगा कि नहीं। अब पहले पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या निकल के आई थी, पॉइंट ए पे मैंने निकाला था, ये पॉइंट ए पे 500 रख लो, प्लस यहाँ पे बॉल क्या है मेरे पास, टिकी है, रुकी है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, बराबर पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब उसके बाद मेरे पास क्या बनेगा, अभी मैंने देखा था पोटेंशियल एनर्जी कि जब नीचे बॉल हाइड करती है, यहाँ पे देखो नीचे हाइड करती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बन रही है, 0 बन रही है ना। तो जब नीचे हाइड करती है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करना है, गतिज ऊर्जा, तो ये 0 का मतलब कुछ नहीं, तो 500 ही बराबर काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, मतलब के 500 जूल। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी पता करेंगे, जो कुल यांत्रिक ऊर्जा बी ए पे थी वही बी पे भी रहेगी, तो ए पॉइंट पे जुड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा भी है गतिज ऊर्जा, बी पॉइंट पे भी तो होगा ना, क्या स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इनका मान रख लिया पॉइंट ए पे, पॉइंट ए के मान पॉइंट बी के मान, बस गतिज ऊर्जा निकल गया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है, इसको भी ध्यान से समझना। क्या कह रहा है यहाँ पे मेरे पास, देखो सवाल बोल रहा है कि मेरे पास सवाल कह रहा है कि एक 10 किलोग्राम की एक वस्तु, क्या बोला है, 10 किलोग्राम की एक वस्तु, 10 किलोग्राम की एक वस्तु को जमीन से, कहाँ पे, जमीन से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है, तो ज्ञात करो पहला पॉइंट शुरुआती गतिज ऊर्जा, बी पॉइंट जब वह सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंचती है, मतलब बिंदु बी पर सबसे ऊंचे पहुंचती है, तो स्थितिज ऊर्जा पता करें, और जी का मान आपको इतना लेना है। ठीक, तो अब समझो जरा, पहला पॉइंट नंबर ए बोला क्या है, शुरुआती गतिज ऊर्जा, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। याद करो इसका सूत्र था के बराबर 1/2 mv², और द्रव्यमान मुझे दिया था कितना, यहाँ पे 10 किलोग्राम, और भैया b बराबर दिया बेग 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ पे रख लूँगा 1/2, द्रव्यमान है 10 और बेग है भी 10, 10 का स्क्वायर करेंगे, इसको काटेंगे 2 पंचे 10, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, 5 × 5, 5 × 5, 5 का 1 में गुणा कराऊंगा, और 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, तो 5 का 1 में गुणा कराऊंगा तो कितना बन जाएगा 500 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास निकल जाएगी 500 जूल। क्लियर हुआ कि नहीं। अब दूसरे पॉइंट में क्या बोला इसने भैया कि जब वह सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंचती, मतलब ये बॉल 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रही थी, फेंक रहा हूँ, फेंका, तो इस बिंदु बी पर पहुंचती है, तब इसका बताना है क्या, मुझे स्थितिज ऊर्जा पता करना है, इसकी स्थितिज ऊर्जा मुझे पता करना है। तो देखो भैया, अभी मैंने देखा था कि कुल यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा निकालेंगे कि नहीं, कुल पहले पता करें, कुल यांत्रिक ऊर्जा जो ए पे होगी पॉइंट, वही पॉइंट बी पे भी होगी ना। अभी मैंने पीछे एक सवाल किया, जो ए पे मैकेनिकल एनर्जी होगी वही बी पे ही रहेगी, तो मैकेनिकल एनर्जी में क्या जुड़ता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, फिर बी पे भी वही आएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पॉइंट ए पे अभी मैंने निकाला क्या, पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट ए पे कुछ नहीं है तो क्या रहेगा 0, प्लस गतिज ऊर्जा मैंने निकाला कितना 500,
बराबर, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट सतह पे रखा है, नीचे रखा था, हाइट इसकी जीरो हो जाएगी एकदम नगण्य के बराबर, तो पोटेंशियल एनर्जी भी, स्थितिज ऊर्जा भी जीरो होगी। अब यहाँ पे पॉइंट बी पे आते हैं। भैया पॉइंट बी पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी तो ज्ञात ही करना है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। जैसे बॉल ऊपर गई तो थोड़ी देर के लिए रुकती है ना, थोड़ी समय के लिए रुकती है, तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे थोड़ा सा शून्य हो जाएगा, बेग जीरो हुआ। जैसे बेग रुकेगी तो बेग जीरो, तो गतिज ऊर्जा भी जीरो। तो यहाँ पे जीरो का मतलब कुछ नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ से निकल जाएगी 500 जूल। कितना आ जाएगा? 500 जूल। यही मेरा फाइनली आंसर हो जाए। अब मेरे पास अगला न्यूमेरिकल क्या है, क्या कहता है कि 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। यहाँ से बॉल है, मान लेता हूँ 40 किलोग्राम की रहेगी, हालांकि होती नहीं बट है, मान के चलते हैं। तो इसको 5 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। उसकी गतिज ऊर्जा क्या है? यदि वस्तु को गिरने दिया जाए, मतलब फिर उसको थोड़ी दूर के लिए गिरने दिया जाता है, तब वह आधी दूरी तक नीचे आ जाए, आधी दूरी तक नीचे आती है, उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर मान लो कि ये मेरे पास बॉल है, यहाँ से लेकर इस सतह से लेकर यहाँ कितनी ऊंचाई तक है? पॉइंट ए तक 5 मीटर ऊंचाई। फिर इस बॉल को थोड़ा सा नीचे फेंका जाता है, आधी दूरी तक, मान लो बी पॉइंट पे आता तो आधी आ गई, तो 5 का आधा क्या होता है? 2.5, क्योंकि जब 5 को आधा करूँगा, 5 को 2 से भाग दूंगा तो 2.5, तो मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट ए पे मुझे निकालना होगा, मतलब कि पॉइंट ए पे पता करना होगा कि यार यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्योंकि इस यहाँ पे बॉल थी, यहाँ से मैंने 5 मीटर ऊंचाई से ले जाया गया इसको पॉइंट ए पे। तो यहाँ सबसे पहले आपको निकालने पड़ेगी क्या? पोटेंशियल एनर्जी, जिसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। इसका सूत्र क्या था? mgh। तो यम द्रव्यमान कितना दिया है सवाल में? 40 किलोग्राम, ए वाला। फिर गुणे जी का मान यहाँ पे दिया है 10 लेने को है। फिर उसके बाद 5 मीटर ऊंचाई, ए हाइट बनेगा, 5 मीटर ऊंचाई तक यहाँ ए तक उठाया जाता है, तो मैंने यहाँ पे कितना रख दिया? 5। अब इसका गुणा कराऊंगा तो 5 चौक 20, कितना बनेगा? 20। पीछे ऑलरेडी 2 जीरो चिपके हैं, तो 2 जीरो चिपका दो, 2000 जूल बन जाएगा। फिर उसके बाद बोला है कि यार उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी यदि वस्तु को गिरने दिया जाए, मतलब कि ए वस्तु जो पॉइंट ए पे था, यहाँ से बी पे गिराऊं तो इसकी गतिज ऊर्जा बताना है। अब याद करो सूत्र क्या होता है? के बराबर 1/2 mv²। तो v यहाँ पे बेग नहीं दिया है ना, बेग नहीं दिया, तो इसका मतलब यहाँ से मुझे पहले कुल यांत्रिक ऊर्जा ही निकालना पड़ेगा। क्या? कुल यांत्रिक ऊर्जा। कुल यांत्रिक ऊर्जा मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो कुल यांत्रिक ऊर्जा जो पॉइंट ए पे थी वही पॉइंट बी के बराबर आएगी, मतलब जो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी थी वही पॉइंट बी पे रहेगी। तो यहाँ पे पॉइंट ए पे क्या होगी मेरे पास? पोटेंशियल एनर्जी दोनों का योग प्लस काइनेटिक एनर्जी। उसी प्रकार पॉइंट बी पे भी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी मैंने निकाला था 2000 जूल, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे? 0, क्योंकि पॉइंट ए पे बोला है यदि वस्तु को गिराने दिया जाए, मतलब कि जब इस पॉइंट पे बॉल आई थी, थोड़ी देर के लिए रोका गया, बॉल रुकी है, फिर उससे नीचे फॉल किया गया, गिराया गया, तो 0 हो जाएगी ना काइनेटिक एनर्जी। तो इस पॉइंट पे के 0, क्योंकि बेग कुछ नहीं, वेलोसिटी 0 है, तो गतिज ऊर्जा भी 0 हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी देर ऊपर जाके रुकती है, रोका हूँ, ठीक। फिर बराबर पोटेंशियल एनर्जी, क्या पॉइंट बी पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो उसके लिए सूत्र रख लेंगे क्या? mgh। फिर उसके किस पे निकाल रहा हूँ? पॉइंट बी पे, क्योंकि गिरने दिया जाता है आधी दूरी, और प्लस काइनेटिक एनर्जी। मुझे यहाँ पे गतिज ऊर्जा ही ज्ञात करना है था ना, वस्तु गिरने दिया जाए तब उसकी आधी दूरी तक नीचे आ जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा बताना था। तो बी पर आई, आधी दूरी तय की, इसकी यहाँ पे गतिज ऊर्जा बताना था 2000 बराबर 0 का मतलब कुछ नियम का मान कितना था मेरे पास? 40, जी का मान 10 लेना था, और हाइट, अब यहाँ पे हाइट देखो कितनी दूरी तय की है, हाइट यहाँ पे आधी दूरी बोल ली, तो इसके लिए हाइट ले लेंगे बी की हाइट 2.5 मीटर, प्लस मुझे ज्ञात करना है काइनेटिक एनर्जी। तो एक पॉइंट से एक जीरो कैंसल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2000 बराबर, यहाँ पे 4 का गुणा कराओ, 25 100 का 100 आया, पीछे एक जीरो चपका है, एक जीरो चपका दो, प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये प्लस में 1000 इधर आएगा माइनस में, तो 2000 माइनस 1000 बराबर काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे मतलब गतिज ऊर्जा 2000 में से 1000 घटाओगे तो 1000 आ जाएगा बराबर गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल। इसका यही
आंसर हो जाएगा इस सवाल का। सवाल थोड़ा सा लॉजिकल था बट अच्छा था, मज़ा आया कि नहीं, है ना। आगे बढ़ता हूँ। तो अब भैया यार यहाँ पे हम समझने वाले हैं शक्ति, पावर, आई एम पावर, आई एम पावर, मतलब नए ऐसा नहीं बोलेंगे, आई एम पावरफुल, ठीक है। शक्ति, पावर, पावर क्या होता है, व्हाट इज द पावर। अब ऐसा ना बोलो मेरे अंदर इतनी शक्ति मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हाँ है यार, मानते हैं, कर लोगे, फोड़ो ना फोड़ो, लाइफ में फोड़ो कुछ। आगे देखो, शक्ति पावर का मतलब क्या है। पहला किसे कहते हैं, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। मतलब कार्य करने की दर को शक्ति कहेंगे, या आप कह सकते हैं ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि इकाई समय में किए गए कार्य की मात्रा को शक्ति कहते हैं। आपका जो मन करे सो करो यार, जो भी परिभाषा बोल रहे हो बोल दे रहा है ना। तो मतलब कार्य करने की दर को शक्ति कहेंगे, या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहेंगे, या इकाई समय में किए गए कार्य की मात्रा को शक्ति कहेंगे। और शक्ति का सूत्र P बराबर W/T होता है। शक्ति को P से व्यक्त करते हैं, P बराबर W/T। W का मतलब क्या होता है, कार्य। W का मतलब कार्य मैंने पढ़ा था, और T का मतलब टाइम, मतलब समय, ठीक। तो P बराबर W/T। तो इसका मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या होगा, या तो मैं लिखूंगा वाट, क्या वाट, वाट को किससे व्यक्त करेंगे, W से, ठीक। वाट या जूल प्रति सेकंड, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है और बट्टे में समय है, समय का मात्रक सेकंड में रखेंगे, जूल प्रति सेकंड। या एक पॉइंट मैंने यहाँ पे एक और लिखा है, 1 वाट वह शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करने पर बनती है। यहाँ से 1 वाट की परिभाषा बन जा सकती है कि 1 वाट क्या है, या 1 वाट किसे कहते हैं। तो क्या बताओगे आप लोग, 1 वाट वह शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करने पर बनती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यहाँ पे क्वेश्चन है बन सकता है 1 वाट क्या है। अगला, 1 किलोवाट बराबर हम जानते हैं 1000 वाट, याद रखना ना, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। फिर एक और सूत्र पूछ लेता है, औसत शक्ति, जिसको बोलते हैं टोटल, मतलब या ऐसा कर सकते हैं एवरेज पावर। औसत शक्ति क्या है कि कुल खपत ऊर्जा, आपने कुल कितनी एनर्जी खपत की, कंज्यूम की, और नीचे कुल लिया गया समय, आपने वहाँ पे कितना टाइम लिया, वही निकल के आएगी एवरेज शक्ति। क्लियर हुआ कि नहीं। आगे बढ़ता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन क्या है यार, क्वेश्चन करते हैं कि एक बल्ब 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड मतलब टाइम बराबर 10 सेकेंड, फिर उसके बाद 1000 जूल विद्युत ऊर्जा की खपत करता है। जूल किसका मान है, W का, W बराबर 1000 जूल खपत करता था। औसत शक्ति क्या होगी, औसत शक्ति P का मान ज्ञात करना था। सूत्र क्या है, P बराबर पड़ा था W/T, तो P बराबर W का मान 1000 और नीचे 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, P बराबर 100 और शक्ति है, शक्ति की मात्रा का वाट। तो आंसर किसमें, B ऑप्शन, 100 वाट। आया कि नहीं, बस सूत्र पे रखो, आंसर ले जाओ, बस। आगे बढ़ता हूँ। अब समझते हैं लास्ट मेरा पॉइंट, मतलब लास्ट कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको बोलते हैं विद्युतीय ऊर्जा। क्या बोलेंगे, विद्युतीय ऊर्जा। समझो, ये जो शक्ति होती है, शक्ति बराबर होगी ऊर्जा बटे समय। मैं इसको भी ऐसे भी लिख सकता हूँ, शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय। और शक्ति को P से व्यक्त करते हैं, ऊर्जा का मतलब एनर्जी होता है, इसीलिए E से लिया हूँ। P बराबर E/T, और E का मान निकालूंगा तो T का क्रॉस गुणा कर दूंगा, तो E बराबर क्या होगा, P × T। और P को मुझे शक्ति है तो इसको किलोवाट में लेना है, किलोवाट घंटे में लेना है, और टाइम को हम हावर में रखेंगे, हावर में, ठीक। तो एसआई यूनिट क्या होगी, एनर्जी ऑफ जूल, मतलब कि एसआई जो एनर्जी की मात्रक, जो एनर्जी का मात्रक है वह भी जूल होगा। और 1 किलोवाट घंटे बराबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए ना। 1 किलोवाट घंटे बराबर होता है 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटे बराबर 3.6 × 10 की पावर 6 जूल, याद रखिए ना। अब जरा सोचो कि हमारे घरों में जो यार मीटर लगा रहता है, मीटर लगा नहीं रहता, वहाँ पे यूनिट गिरती है, तो विद्युत मीटर ऊर्जा की एक इकाई है, मतलब 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटे। मान लेते हैं कि भैया ठंड लग रही है, बोलेंगे मम्मी पापा से, भैया पापा हीटर मुझे चाहिए, हीटर चाहिए, ठंड लग रही है, ठंड। तो मान लो आपके पापा मार्केट से गए, 1000 वाट का हीटर ले आया है, 1000 वाट का हीटर। जैसे मान लो हमारे घर में बल्ब भी होती है ना, 100 वाट की, 120 वाट की, 1000 वाट का हीटर लेकर आए। अब आप उसे यूज करते हो 1 घंटे, डेली 1 घंटे यूज करते हो, 1 आवर। तो इसका मतलब, तो 1 यूनिट क्या निकल के आएगी, किसमें, यूनिट किसमें निकल के आएगी, 1 किलोवाट हावर में, 1 किलोवाट हावर। भाई हीटर ज़्यादा मत जलाना, ये ज़्यादा यूनिट आएगी ना, अब अगर ज़्यादा जला दिए पूरी रात गर्म में रहोगे तो ज़्यादा यूनिट आएगी। तो यही होता है मीटर, जैसे जैसे एनर्जी कंज्यूम करता है भाई, जितना जितना प्रकाश दे रहा, तो वहाँ पे जो लगा रहता है पॉइंट वो गिरता है, यूनिट गिरती है। इसीलिए लोग कहते हैं ज़्यादा कि बड़ी चीज़ें मत ज़्यादा टाइम तक नहीं यूज करता है। जिसको अगर बिजली, उसी के यहाँ ज़्यादा फिर पैसा आता है ना, बिजली का बिल आता है। समझ गए कॉन्सेप्ट।
तो अब एक और पॉइंट था यहाँ पे, 1 किलोवाट बराबर होगा 1000 वाट। अगर 1000 गुणे में इधर आएगा तो बटे मिला दूंगा, तो 1/1000 किलोवाट बराबर हो जाएगा 1 वाट के बराबर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो मेरे पास सवाल क्या है, कह रहा है एक विद्युत हीटर की रेटिंग 1500 वाट है। वाट वाट मतलब किसका मात्रक, शक्ति का, तो 1500 वाट 10 घंटे में कितनी ऊर्जा खपत करेगा। घंटे मतलब टाइम कितना दे दिया यहाँ पे, टाइम दे दिया मेरे पास 10 आवर। ज्ञात क्या करना, कितनी ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी, एनर्जी ज्ञात करना। अभी मैंने सूत्र पढ़ा था, याद करो, अभी मैंने निकाला था P बराबर E गुणे का T। नहीं, P बराबर नहीं था ना, मेरे पास था E बराबर P गुणे का T। ऊर्जा एनर्जी ज्ञात करना, P वाट कितना दिया है 1500। इसको अभी मैंने देखा था कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। इस गुणे मिलाऊँ, गुणे में जैसे बटे मिलाऊंगा तो किलोवाट बदल जाएगा 1 वाट। 1 वाट के स्थान पे यहाँ पे वाट है ना, तो यहाँ पे रख दूंगा तो 1000 नीचे से भाग दे दो। बोले टाइम कितना है भैया, 10 घंटे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बचा कितना 15। तो 15 जूल एनर्जी की खपत की गई। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर? तो भैया अब यहाँ पे मेरी क्लास कंप्लीट ख़त्म होती है। सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आप अच्छे से 2-3 बार पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में कमेंट के नीचे जाना ज़रूर, वीडियो के नीचे ज़रूर बताना कि हाँ भाई वीडियो कैसी लगी, पढ़ने में कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना। तो चलते हैं, अब करते हैं आपसे बाय बाय। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।